अस्सलाम वालेकुम, मी साबी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी, और उसमें एक ज़बरदस्त सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और आज मैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में कहाँ खड़ी हूँ? जी हाँ, मैं खड़ी हूँ समनाबाद में। और मैं नाज़रीन एक बात बताना चाहूँगी, जिस ब्रांड के पास इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जिस फूड पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, इस फूड पॉइंट की वजह से पूरी फूड स्ट्रीट बनी है। ये है ना सरप्राइज़, क्योंकि अगर मैं मज़ेदार हलीम का नाम लूँ तो मैक्सिमम 30 साल पुराना ये ब्रांड है और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप यहाँ पर सुबह सुबह संडे को पाए खाने आए या कुछ और लेने आए? आज हम यहाँ पाए और न्यारी खाने आए। इसकी पाए और न्यारी बड़े मशहूर हैं, कराची की जैसे सौगात है। मैं यहाँ से आया हूँ, मैं नवाब शाह से आया हूँ। यहाँ तबलीग इज्तिमा था, हम उधर आए तो वहाँ से दोस्तों ने कहा यहाँ इधर जाए तो इधर इसके पास न्यारी और पाए बहुत ज़बरदस्त हैं, मशहूर चीज़ें हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। और जी नाज़रीन, ये आ गए हम। लुक एट दिस, अरे वाह! ये जो होती है ना गूदे वाली नली, इसकी बड़ी मशहूर है। और ये मैं डाल रही हूँ इस वक्त स्पून से। ये देखें जी नाज़रीन, और इसका ये देखें स्पेशल जो इसकी ग्रेवी, और इसके बगैर तो नामुमकिन है। और यहाँ पर आ गए हम, ये निहारी है। मज़ेदार हलीम पहचानी जाती है हलीम से, लेकिन इन्होंने लोगों की जो व्यूअरशिप बड़ी लोगों ने पसंद किया, तो इन्होंने और बहुत सारे जो हैं यानी कि फूड्स मज़ीद डिशेस का इजाफा किया। फास्ट फूड पोर्शन में, और यहाँ पर जो है बर्गर, फिश बर्गर, चिकन बर्गर और डिफरेंट जो बर्गर पसंद करते हैं, और फ्रेंच फ्राइज देखें। और मैं सबसे अच्छी बार मैं कहूँगी, हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। ये लुक एट दिस, क्या कौन सा बर्गर बन रहा है? ये चिकन बर्गर बन रहा है। चिकन बर्गर, चलिए जी बताएं क्या क्या बनता है। मैं आपके माइक रखती हूँ, आप बोलते रहिए। यहाँ पे ब्रोस बनता है, प्लेन ब्रोस है, क्रिस्पी ब्रोस, स्पाइसी ब्रोस है। उसके बाद जाके फिश ब्रोस है, फिश नगेट्स है, फिश जिंगर है, और चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, जिंगर बर्गर। अच्छा, ये हम इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ करना है जी। इतवार को इनके जो हैं, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग, जो मेरी विश बढ़ गई, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने पूछा था उनसे, हनीफ साहब से, कि प्लीज़ बताएं पाए किस दिन होंगे, तो उन्होंने कहा संडे को आ जाइएगा। स्पेशल यहाँ की जो डिश है संडे को, वो है पाए। नमकीन हो और मीठा ना हो, मैं हैरान हूँ कि मज़ेदार हलीम ने इसको भी नहीं छोड़ा, और उसकी भी जो है लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक। और यकीन करें, ये ठंडी ठंडी जो है कटोरियों में, ये इसमें खीर है। और आगे चलते हैं, और क्या है ये अलादात बताएंगे। अलादात ये क्या? यहाँ पर कस्टर्ड भी, फ्लेवर भी हैं, और बनाना है, और ये खीर है। लेट्स सी, आगे चलते हैं और लोगों के व्यूज़ देखते हैं कि उनका क्या ख्याल है, कि वो यहाँ पर जो आते हैं उनको यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस पसंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। संडे के दिन पाए मिलते हैं। पाए जो है बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के, और तमाम खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। ये मज़ेदार हलीम में आ जाए तो खाने क्या है ये तो बताइए। हम लोग पाए खाना है, आगे पाए बहुत अच्छे होते हैं। पापा को क्यों में लगा दिया? जी, लाइन में लगे हुए वो देख रहे हैं मुझे। जी अच्छा लगते हैं पाए? जी। नाज़रीन, एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ के लोग ही ना सिर्फ इस जायकों को चख सकते हैं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए भी मज़ेदार हलीम ने इस बात को मद्देनज़र रखा है। और फिर यहाँ पर जो टिन पैक है, और इसको आप अपने चाहने वालों में जो यहाँ पर आके मज़े ले लेके खाते हैं, और उनका दिल करता है कि आउट ऑफ कंट्री में भी इस जायकों को बरकरार रखें, तो टिन पैक में जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, इसमें बिरयानी है, हलीम है, और पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें। 38 अबव 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी हैं जो टिन पैक में हैं। तो बाहर के लोग जो डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, वो इस मज़ेदार हलीम के जायके को चख सकते हैं और खा सकते हैं। आ गए हैं जी 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 मज़ेदार हलीम के
इस वक्त आइसक्रीम पोर्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है जी, आइसक्रीम कौन कौन से फ्लेवर हैं? हमारे पास ये 10 फ्लेवर हैं। रोस्टेड आलमंड है, क्रंच है, चॉकलेट है, मैंगो है, पिस्ता है, ब्लूबेरी है, वनीला है, कुल्फा है और स्ट्रॉबेरी है और टूटी। क्या बात है, 10 फ्लेवर्स। एक निकाल के दिखाएं मुझे ये। ओहो आउटस्टैंडिंग, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। और जी नाज़रीन, ये हो गई मज़ेदार हलीम के एक और जिसका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था, वो है आइसक्रीम। तो मीठे में आप ये भी खा सकते हैं। बारबेक्यू पोर्शन में मैं आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर सब अब जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या बन रहा है इस वक्त? बिहारी बोटी, सीख कबाब, टिक्के, सीना मलाई बोटी। ओए बिहारी बोटी, सीख कबाब, टिक्का, बिहारी बोटी, मुझे याद हो गया यार। अल्लाह अल्लाह, लाई बोटी। ओके, ये स्पीड इस वक्त इनकी बहुत, ये आ गई जी। ये कौन सी मलाई बोटी? मलाई बोटी कितनी देर में बन जाती है? ये 5 से 6 मिनट बाद बन जाती है। ब्रश से थोड़ा आपने इसको ऐसे ऐसे करके ऑयल लगाना है ताकि ये जले नहीं, ठीक है जी नाज़रीन। यहाँ पर जो है मज़ेदार हलीम में नीचे वाला पोर्शन जो है तमाम मर्द हजरात मौजूद हैं और फैमिली का बहुत ख्याल रखा गया है। और ऊपर हम स्टेयर से ऊपर जाएंगे और वहाँ पर सारे फैमिलीज मौजूद हैं। तो लेट्स सी वहाँ पर लोगों के व्यूज़ हैं। मेरा नाम वसीम है और हम यहाँ पे मज़ेदार हलीम अक्सर आते रहते हैं। असल में इनकी सर्दियों के जो स्पेशल आइटम है वो पाए है और पाए यहाँ के बेहतरीन है। देखिए हमने प्लेटों की प्लेटें खाली कर दी है। अच्छा है, बहुत अच्छे पाए भी बहुत अच्छे हैं और हलीम भी अच्छा है और बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है। ये इतवार के दिन तो माशाल्लाह काफ़ी आइटम होते हैं, लेकिन स्पेशली इनकी पाए रहते हैं, वही हम लोग खाने आते हैं। मज़ेदार फूड सेंटर पे यहाँ का पाया बहुत शानदार होता है, हलीम बहुत शानदार है, बिरयानी माशाल्लाह बहुत शानदार है। हम हर संडे यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं। मज़ेदार हलीम की जो स्पेशलिटी है हलीम थी, अब उन्होंने पाए जो बनाए, जो पाए से उन्होंने कराची के अंदर पुरौनक एक माहौल बना दिया है। सर्दियों में पाए खाने हो तो अब सब कहते हैं लाहौर में पाए खाने कहाँ जाएँ, कराची मज़ेदार हलीम खाने जाएँ। जिस तरह मज़ेदार हलीम में बहुत सारी डिशेस का इजाफा हुआ है, उसमें मैं ये डिश कैसे भूल सकती हूँ जी हाँ, मज़ेदार पिज़्ज़ा। और लुक एट दिस, यहाँ के मज़ेदार हलीम ब्रांड के रूए रवा हनीफ साहब भी यहाँ पर मौजूद है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। लेट्स सी उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी संडे को यहाँ पर तशरीफ फरमाए अपने दोस्तों के साथ? जी हाँ, मैं भी हलीम खाने आया हूँ और पाए। संडे को पाए? जी हाँ, हर इतवार को इंशाल्लाह। अपने दोस्तों से भी आपके साथ मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र पड़ा है। अपने दोस्त के साथ हनीफ साहब के साथ? जी हनीफ साहब ने आज हमें इनवाइट किया, दावत दी पाए की, और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी हैं और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आज संडे का दिन। और मैं यहाँ पर तकरीबन जैसा आप बता रही ना कि 30 साल हो गए हैं, तो मैं तकरीबन 30 साल से मैं इसी इलाके में पहले रहता था। 30 साल से ये हलीम और पाए खा रहा हूँ। इनके जो चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, हलीम इन जैसा पूरे इलाके में नहीं है। और पाए तो आज समझो एंड है। और दूसरा, खाते तो रहते हैं बहुत सी चीज़ें इनकी, आज भाई साहब के साथ जब हम खा रहे हैं तो इसका मज़ा तो दोबारा हो गया है और वाकई में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और मेरी पेट भर गया है और नीयत नहीं भर रही है, मैं इतना खा रहा हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे लिए जो है पाए लग चुके हैं। मैंने स्पेशली मंगवाए थे मज़ेदार हलीम में। और जी ये देखिए गरम गरम, और मुझे वैसे ही बहुत जो है ये देखें, लुक एट दिस, और ज़बरदस्त। और मैं बिल्कुल अब रेडी हो गई हूँ और मैं अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे खाता हुआ देखें क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला फिर नई जगह पर फिर मुलाकात होगी। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और मैं डेली आपको एक अनाउंसमेंट करती थी कि भाई कराची में ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है, जो आज हो रहा है। और मैं भी अपने शो के बाद वहाँ पर जाऊँगी, 2 बजे तक जाऊँगी मैं भी वहाँ पर। और जितने भी लोग हैं वहाँ, जो इम्पोर्टेंट जो इस वक्त मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, वहाँ फ्री कैंप है हेल्थ से रिलेवेंट। अगर आपको किसी तरह का भी चेकअप करवाना हो, वहाँ पर हेल्थ सेमिनार भी है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। और ब्यूटी कंसल्टिंग के लिए जो आप अगर चाहें अपनी स्किन को दिखाना चाहें, तो वहाँ पर ब्यूटी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। तो आप तमाम लोग जो हैं वहाँ जाके अपना फ्री चेकअप करवा सकते हैं। कितनी अच्छी हैप्पीनेस न्यूज़ है ना। तो ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है। और फिर मैं कहना चाहूँगी अर्श मीडिया की कोलैबोरेशन, MPBI की कोलैबोरेशन से वहाँ पर एक ब्यूटी वर्कशॉप का भी इनेकाद है। वो कल और परसों, यानी कि आपको आज नहीं, 8 और 9 को है। और उसमें आप जल्द से जल्द जो है अपनी रिजर्वेशन करवाएं और रजिस्टर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें ब्राइडल मेकओवर है, हेयर कलर, हेयर कट, हेयर स्टाइल और स्किन से रेलिवेंट बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। और विद सर्टिफिकेट और लंच भी है, तो मेरे साथ लंच करेंगे आप लोग। तो 8 और 9 को सुबह 10 से 2 बजे तक मैं वहाँ पर होंगी, कल और परसों। और आज मैं सिर्फ स्पेशली बिहाफ ऑफ मॉर्निंग शो, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला ओपनिंग सेरेमनी में हम जाएंगे। ऑसिस इवेंट ने इनवाइट किया है, तो आप लोग भी आए, फ्री एंट्री है, ज़रूर आप लोग आए, एंजॉय करें। और बेहतर और बेहतरीन प्रोडक्ट आपको वहाँ पर बहुत रिजनेबल चार्जेस में मिलेंगी। ये हो गया आपको हैप्पीनेस न्यूज़। अब मैं अपने सेगमेंट की जानिब चलती हूँ। यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में बहुत सारे लोग माशाल्लाह आए और डिफरेंट डेज़ भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किए। कुछ तकलीफ दे भी मराइल हुए, कुछ लोगों की ख़वातीन की प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ पे भी बात हुई, जो बर्निंग केस होते हैं, कुछ हेरेसमेंट की भी बातें हुई, कुछ लॉस की भी बातें हुई, ख़वातीन के राइट्स की भी बातें हुई। ये सब जो रेलिवेंट करती है ना, एक स्टेट से करती है। जो भी बात हम कहते हैं ना, जो हमारे मुल्क को हमें प्रोवाइड करता है, वो एक स्टेट होती है। जैसे अपने घर का एक सरबराह होता है ना, हमारे मुल्क की स्टेट जो है ना, अगर वो सही तरह प्रेजेंट करेगी ना। जब मैं कहती हूँ, मैं हर वक्त हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त आप शुक्र करें, आप चल सकते हैं, आप शुक्र करें, आप देख सकते हैं, आप शुक्र करें, आप खा सकते हैं, आप शुक्र करें, हर वक्त पी सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पानी ही नहीं होता, कोई ऐसे शहर है जहाँ पानी को लोग तरस रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जहाँ रोटी नहीं है। और इसके ऊपर तो मैं कल भी देखा, उससे पहले भी सुना कि एक फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहा है कि गिद्ध बैठा है कि एक बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा है और वो उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा है। तो उन्होंने फिर आगे से ये कमेंट्स हुए कि वो एक गिद्ध नहीं था, 2 थे, एक तुम भी थे उसमें, कि तुम इंतज़ार कर रहे थे। तो बात ये होती है कि हम सब क्या गिद्ध हैं, लोगों के मरने का और लोगों की तकलीफ़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने अगर हमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं, और जब मैं अपने मुल्क को दूसरे मुल्क से कंपेयर करती हूँ, ऐसे मुल्कों से जहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट से नहीं बल्कि अपने रेलेवेंट से पूछते हैं, गलत तो नहीं जा रहे, कहीं हमारे पे केस तो नहीं हो जाएगा, कहीं जेल में तो नहीं बंद कर देंगे, हम कचरा तो ना फेंके। हर वक्त हमारे पर ऐसे लगता है कोई आंखें हैं जो हमें देख रही हैं। हम हर वक्त डरे रहते हैं, हम क्रॉस नहीं कर सकते रोड को, हम डरते हैं कि रूल्स तो नहीं हमने तोड़ दिए। लेकिन अपने मुल्क की तो कदर ही नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये कौन दाल बना रहा है, ये मुर्गी किसकी है, हमें समझ में नहीं आ रही। कोई बंदा अगर एक किसी का मोबाइल चोरी करे तो वो 3 महीने जाके जेल में सड़ता रहे, और यहाँ पर बड़े बड़े खापर सब कुछ खा जाए तो कोई पूछने वाला ना हो। ये कौन सा रूल है, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी स्टेट है, ये क्या चला रहे हैं आप लोग। अब मैं ये करंट अफेयर नहीं है, लेकिन मेरा हक है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो है। क्यों ना हम अपनी बात करें, क्यों ना हम अपने हक की बात करें, क्यों ना हम डिस्कस करें, क्यों ना हम पूछें
ये हमारा हक है, और ये मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। और अगर आपको इस सेगमेंट में कोई क्वेश्चन करना ज़रूर पूछे, क्योंकि इस वक्त मेरे दरमियान बहुत ही सीनियर लोग मौजूद हैं और एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। मेरा बहुत दिल था मैं इस पार्टी से भी कुछ बात करूं और पूछूं क्या सिस्टम आप बना रहे हो, क्या हमारे राइट्स हैं, अभी तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, कितने साल हो गए हैं, हम क्या ये 3 चीज़ों को तरसते रहेंगे, लाइट्स और सफाई और सस्ता खाना, ये इन चीज़ों को हम तरसते रहेंगे। अरे दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम वहीं पर ही बैठे, या तो हमको इन चीज़ों में लगा दिया, उलझा दिया, आगे हम लोग सोचे ही ना। तो फिर आज बात होगी, अब उनके सभी मॉर्निंग शो होस्ट बनते बनते करंट अफेयर होस्ट बन रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरा दिल करता है मैं आप लोगों की आवाज़ बनूँ और यहाँ पर बात करूँ। अच्छा जी, इस वक्त मेरे दरमियान बहुत ही सीनियर गेस्ट मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ डॉक्टर फौजिया हमीद से, फॉर्मर MNA हैं एंड मेंबर नेशनल पाक सरजमीन कौंसिल पाक सरजमीन पार्टी से बिलोंग करती हैं और प्रेसिडेंट हैं वुमेन्स चैम्बर साउथ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू सो मच, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आज हम लोग आपसे कुछ सवाल करेंगे और ये बड़ा कॉन्फिडेंस की बात होती है जब लाइव शो में कोई बैठ के कोई बात कर ले। ये बड़ी एक बंदा कहता है ना कि हाँ मैं भी आपकी आवाज़ हूँ, तो आज आप हमारी आवाज़ में आवाज़ शामिल करने, थैंक यू सो मच। और मेरे जो हैं इस साइड पर मेरे बड़े प्यारे से भाई मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही सीनियर है, क्योंकि उनका जो है टैलेंट से और टैलेंटेड लोगों से, कल्चर से, स्पोर्ट्स से, तमाम तरह के आर्ट से जो ताल्लुक़ है, और वो बाखूबी कई सालों से, जब वो किसी भी ओहदे पे नहीं थे, उन्होंने ओहदे की इम्पोर्टेंस कभी नहीं दी, लेकिन वो किसी ओहदे पे नहीं थे, उन्होंने काम किया और बहुत लोगों को प्रमोट किया, सपोर्ट किया, लेकिन फिर लोगों ने जाहिर सी बात है मुंतखब किया कि यू आर डिज़र्विंग, अब आप और आगे आएँ और डिफरेंट काम करके दिखाएं। और उन्होंने अपने थोड़े ड्यूरेशन में जब पार्टी को ज्वाइन किया तो थोड़े ड्यूरेशन में भी, कम वक्त में भी बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। इस वक्त मौजूद हैं सलीम अहमद चांडियो, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इंट्रो मैंने दिया, आपने सुना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं डॉक्टर फौजिया के पास जाऊँ या सलीम भाई के पास? अब मुझे बताएं, पहले फौजिया की। अच्छा जी, चलें, एक हमेशा लेडीज़ फर्स्ट वाली बात हो गई है, तो मेरी प्यारी बहन ये बताइए कि मैंने अभी इंट्रो दिया, आपने सुना कि हम कब तक बाखुदा, मैं कहती हूँ या तो कोई ये हम लोगों को उलझाया जाता है, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम, लाइट का निज़ाम धर्म भरम, पानी का निज़ाम धर्म भरम, ये तो हमारी ख़ास जो हैं चीज़ें, जो हमें ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें, क्यों ऐसा है? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी प्रोग्राम का नाम तो मुस्कुराती किरणें, मुस्कुराती सुबह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों की सुबह मुस्कुराने से नहीं, रोने से होती है और आंसुओं से होती है। जैसे कि आपने बात की गिद्ध की बात, आपने जो की, ये मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी का एक जो है ना अगली फेस है, और एवरी सेकंड पर्सन जो है, आप यहाँ देखें, वो गिद्ध का रोल अदा कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि दूसरा शख्स मरे ताकि हम उसका गोश्त खाएं। इट्स वेरी सैड, लेकिन ये है, दिस इज़ द रियलिटी। हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान हम आपको दे देंगे, लेकिन जब ऐवानों में हम जाते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, हम अपनी जेबें भरने लगते हैं। बात सिर्फ ये है कि यहाँ कसूर आवाम का भी है और सियासतदानों का भी है। हम ऐसे सियासतदान लेके क्यों आ रहे हैं ना, आवाम ही सेलेक्ट कर रही है, और जब आवाम ऐसे सियासतदानों को सेलेक्ट करेगी और कॉन्टीन्यूसली दे आर सेलेक्टिंग द सेम पीपल, तो अगर उनको करेंगी तो फिर क्या होगा? और सियासतदान उनकी नीयत में फतूर है, वो काम सब कर सकते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन नीयत का फतूर है। किरदार जो हैं, जब तक किरदार वाले लोग नहीं आएंगे ऐवानों में, कभी काम नहीं हो सकेगा। हमने डिवाइड कर दिया सिंधी, बलोची, पठान में अपने आप को, तो पाकिस्तानियत कहाँ गई? पाकिस्तान कहाँ रह गया जहाँ 1947 में आपने इतने जानों का नजराना पेश किया था एक ख़ित्ता बनाने के लिए, जहाँ हर शख्स आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ तो आपने उनकी सांसें गिनना शुरू कर दी हैं। आपके पास आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घर जाएं तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आप एक गिलास साफ़ पानी का नहीं दे सकते। तो देखिए, सियासत होनी चाहिए,
मैं भी सियासतदान हूँ, मेरे भाई सामने वो भी बैठे हैं, हम भी सियासत कर रहे हैं, लेकिन सियासत को पॉजिटिव अगर उन फुटिंग्स पे आप करेंगे तो आपकी दुनिया भी आपको मिलेगी और दीन में भी आपको सुरखरुई मिलेगी, आखिरत में भी आप सुरखरू होंगे। लेकिन हम लोग शायद भूल गए कि हमने इस दुनिया से जाना नहीं है, हम समझ रहे हैं कि हम इस दुनिया में ही रहेंगे। इस वक्त आपने बिल्कुल चले, आपने तो हम लोग सब नेचुरली जब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसी पॉजिटिव ही बातें हो रही होती हैं, क्योंकि आप ज़रा पता एक सीट पर हैं, एक डेजिग्नेशन, एक पार्टी से बिलोंग करती हैं। आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? मुस्तफ़ा कमाल भाई ने नो डाउट बहुत बेहतरीन काम किया, आप जिसके भी सरपरस्त आला में किया वो एडमिट करें ना करें वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन अच्छे काम उन्होंने, उनको अगर कुछ दिया गया तो उन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, चाहे वो किसी की भी सपोर्ट से किया हो, ठीक है। लेकिन अब वो कोशिश करते हैं, लोग उनको ज़रा पता वोट बैंक भी हुआ तो आपने देखा कोई रिस्पांस उनको नहीं मिला, जबकि उनके लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहा नहीं 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 इंशाल्लाह मेयर तो यही होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला जब एक बंदा बार बार ये कह रहा है कि गलती तो इंसान से होती है, मुझसे भी हो गई, और फिर क्यों नहीं उनको सपोर्ट मिली? सभी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि हर दूसरा शख्स ये सवाल करता है कि अच्छा आपने पार्टी बनाई, पार्टी में से तो आप जीते नहीं। मैं खुद बल्दिया से मैंने कॉन्टेस्ट किया था और बल्दिया में जहाँ जाके मैंने जो चीज़ें देखी हैं, देखिए बात सिर्फ ये है कि अगर आपका फोकस सिर्फ असेंबलियों में जाना है, इलेक्शन जीतना है, तब तो हर शख्स यही काम कर रहा है ना। और अगर आपका काम किरदार साजी है, अगर आपका काम है लोगों को का ब्रेन वॉश करना कि वो अपने आप को सिंधी बलोची पठान से आगे लेके जाएं, वो पाकिस्तानी तो पहले बने, जब तक आपका ये किरदार स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आगे कोई काम नहीं होगा। हम अगर इलेक्शन जीत जाते जैसे कि लोगों ने जीता, आपको भी पता है, मैं उस गहराई में भी नहीं जाना चाहती, तो जीतने के लिए तो देखिए हमारे पास भी टूल्स थे, मैं अपना भी बात कर सकती हूँ, बिल्कुल टूल्स थे, हम जीत सकते थे। लेकिन क्या हम उसके बाद उस पार्टी में आगे जो पार्टी का विज़न है वो लेके जा सकते थे? नहीं, हम लेके जा सकते थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया, किरदार का गाजी है, और मेरे जैसा शख्स जब MKM में गया था तो उन्हीं को देख के गया था। और जो लोग ये कहते हैं कि हाँ उसके बाद टीम थी, ओके फ़ाइन, उनके पास टीम थी, तो उस ज़माने में हैदराबाद का भी मेयर MKM का ही था। मुझे उनकी जो है ना तनकीद करनी है, ना इतना टाइम है कि हम उनको उनकी इस्लाह करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी एक टाइम के बाद फिर हदायत देना बंद कर देते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की अगर आप जब हम PSP का एक मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए कि एक पार्टी ऐसी है जिसको 4 साल हुए, 4 साल का वो एक बच्चा है जिसके पास कोई वो नहीं है, काउंसलर नहीं है, MPA नहीं है, MNA नहीं है, और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और पीपल आर जॉइनिंग। अभी इतना बड़ा ग्रुप एक बलूचिस्तान से आया जिन्होंने हमें, खिलजी फैमिली, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हम लोग सब अपनी असेंबलियों को छोड़, देखिए मुस्तफ़ा कमाल की जो बेसिक चीज़ है उसमें यह है कि एक किरदार, इसको आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। नंबर 2 बात यह है कि आपने जो काम करना है इस मुल्क के लिए करना है। जब तक ये चीज़ आपके जहन में नहीं आएगी, कल मैं एक जगह पे बैठी थी तो बात हो रही थी लेजिस्लेशन की, तो मैंने उनसे कहा कि हमने बहुत लेजिस्लेशन की, जब मैं असेंबली में थी लेजिस्लेशन की, बात सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी जब तक आपके पास किरदार नहीं होगा। तो और ऐसे लोग हम असेंबलियों में भेज रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनको इससे कोई गर्जी नहीं है कि अगर आपके एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है तो उसको ठीक करना है, अगर आप बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल्स में कोई चीज़ इसके बारे में बात करूँगी। जो बीमारी की बात की ना, इसके बारे में गुफ्तगू होगी जी। सलीम साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं और कौन सी बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज मैंने जो गुफ्तगू आज अपना सेगमेंट रखा है कि हम लोगों के मुल्क में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैं कहती हूँ जब ख्याल आता है कि हमारे मुल्क में क्या नहीं है
तो मैं कहती हूँ हर मौसम, हर नवादरात, हर सब्जी, हर फल, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। हम अपना जो है हर चीज़ उगा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी हम लोग अभी देखिए गंदम पे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आटा लोगों को महंगा से महंगा तर होता चला जा रहा है, पानी की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। पहले वो माफिया था, वो टैंकर का, वो हज़ारों की तादाद में लोगों को घर का गुजारा इतना मुश्किल है, वो टैंकर के पैसे कहाँ से देंगे। फिर हमारे पास ये लाइट चली जाती है, लोग कोई बीमार है, कुछ परेशान है, उसके एक कमरे की लाइट जलाना उसको इतनी मुश्किल है, तो लाइट का बड़ा मसला है। फिर अभी सर्दियाँ आ जाए तो गैस का बड़ा मसला है, तो सैलाब आ जाए तो पूरे गाँव और लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम लोगों को समझ में क्या, आप लोगों को नहीं आ रही कि बैकअप क्या चीज़ होती है। जब कुछ प्रॉब्लम होती है ना, कहते हैं कि घर में शादी, तो अपनी बच्ची के वो पहले से बाप जमा करना शुरू कर देता है। तो अपने मुल्क के लिए अपने बैकअप में क्या रखा है? हर चीज़ अचानक होती है, हो ये क्या, आपको नहीं मालूम था सैलाब आना है? आपको नहीं मालूम हमारे मुल्क में कितनी तादाद के लोग हैं, तो आटे की किल्लत को कैसे पूरा किया जाए? आपको नहीं मालूम यहाँ पे चीनी की क्या है, दूध का क्या है? अल्लाह अकबर, यानी कि हम लोग हर चीज़ को क्या तरसते रहेंगे? हम इतना परेशान रहेंगे? इस सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई सिस्टम आप लोग बना रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बनाएं। जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं वो दूसरों पे उंगलियां उठाना छोड़ें। जिस डेजिग्नेशन आपको मिली है उसका तो भरपूर इस्तेमाल करें और बताएं कि हम लोग ये कर रहे हैं। अगर आप लोग इस वक्त में क्राइटेरिया जिस जगह पे बैठे हो, सिंध है, कराची है, कराची में फिर भी सिंध के लोगों को, थर के लोगों को पानी सही तरह नसीब नहीं होता, वहाँ पर बीमारियाँ इतनी हो रही हैं। तो फिर कम से कम मैं ये कहूँगी जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर अथॉरिटी है उसको इस चीज़ों को देखना चाहिए ना, और बताए कि देखिए यहाँ पर मेडिसिन पहुँच रही है, डॉक्टर्स पहुँच रहे हैं। आप आज तो सोशल मीडिया है, वो तो सब कुछ क्लियर कर देता है। चलिए जी, मैं सलीम चांडी साहब से बोलती हूँ, क्या करूँ, डॉक्टर फौजी वाली बात आ गई कि जब बंदा ट्रूली बोलता है तो उसके लफ्ज़ भी जो है वो फिलबदी वाली बात है कि उसके लफ्ज़ रुकते नहीं हैं, वो कहते रहते हैं। तो हम लोग जो रेगुलर देख रहे हैं तो वही बात करते हैं, कुछ इसमें कोई स्क्रिप्टेड तो बात नहीं होती, इसमें तो सिर्फ डॉक्टर साहब को इनके नंबर ही लिखे, इनके नाम ही लिखे हुए। सलीम साहब ये बताइए मुझे कि अभी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी, बहुत अच्छी उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और लोग इस वक्त जिस डेजिग्नेशन पे बैठे उनको वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, आप आर्ट को देख रहे हैं, हमारे मुल्क में टैलेंटेड लोग, कुछ आर्टिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं। अभी आपने स्पेशल बच्चों के लिए भी बहुत कुछ मैंने देखा एक्टिविटी करते हैं। तो कम वक्त में इस पार्टी को ज्वाइन किया, इसके क्या रीज़न है? नहीं, कम वक्त में तो नहीं किया, मैं काफ़ी अरसे से मतलब मुस्तफ़ा भाई से मतलब मैं राब्ते में था, 1 साल से तकरीबन। अशफाक मंगी साहब हैं, निसमत कायम खानी साहब हैं, क्योंकि हमारा सूबा जैसे आपने जिक्र किया कि कल्चर के हवाले से, तो हमारा सूबा जो है सकाफत के काबिल फ़ख्र विरसे का अमीन भी है। तो हमारा सूबा से सदियों साल 6000 साल से कदीम इसकी तारीख है, और इस वक्त हमारे सूबे को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत थी, एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत थी जिस पर सिंधी, उर्दू और दीगर तमाम ज़बानें बोलने वालों को मुकम्मल भरोसा हो, एक एतमाद हो, जो सब लोगों के लिए काबिल कबूल हो। तो मेरे ख्याल में सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई इस वक्त हम सब के लिए काबिल कबूल हैं, और ना सिर्फ सिंधी बल्कि महाजिर, उर्दू और दीगर जितनी भी ज़बानें हैं सब पे मुत्तफ़िक हैं कि हाँ भाई, हम मतलब मुस्तफ़ा कमाल भाई एक बेहतरीन क़यादत रखते हैं। और जहाँ तक वो ताल्लुक़ है, क्या नाम है, छोटे छोटे आप मेरे कहने का मकसद है कि आपने कम टाइम में बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट किया एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। और क्योंकि हमारे मुल्क में पहले इतनी एक्टिविटी नहीं, अब माशाल्लाह हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। तो इस वक्त किस एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है? आपने वो तो कल्चर की बात की, हमारे सकाफत तो माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। और लेकिन आप और कुछ बताएं कि किस चीज़ की अभी भी ज़रूरत है? नहीं, मतलब जो हमारा शोबा है उसके हवाले से हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से भी करते हैं, कल्चर के हवाले से भी करते हैं। और स्पोर्ट्स में ज़ाहिर है इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो नौजवानों में एक जज्बा पैदा होगा, बजाय मंशियात और दीगर बुराइयों की तरफ जाएंगे तो एक मुस्बित उनको वो ये सोच है, एक्टिविटीज़ उनको मिलेंगी। तो हमारा अच्छा, एक और बात है, मैं अब आपकी पार्टी के हिसाब से देखो, हमारे मुल्क में मसला है कि हर बच्चा तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता स्पोर्ट्समैन बनने के लिए। माशाल्लाह आपका स्पोर्ट्स एंड कल्चर से एक रिलेशन है, तो कुछ बच्चे एक्टिविटी में जाना चाहते हैं लेकिन उनकी जो है गवर्नमेंट लेवल की तो नहीं है यहाँ पर इतनी, लेकिन प्राइवेट में बड़ी बड़ी फीसेज हैं और लोग जो हैं बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं दे सकते। बोले क्या आप लोगों ने आगे कुछ सोचा कि अगर कुछ ऐसा हो तो हम अपने उन बच्चों को भी फ्री कंसल्टिंग दें, फ्री स्पोर्ट्स गेम्स दें, उनके जो हैं बच्चे जो खेलते हैं, बॉल है, बैट है और बहुत सारी चीज़ें वो आप प्रोवाइड करने का कुछ सोचा? इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है, बल्कि हम इंशाल्लाह ये करेंगे बिल्कुल।
बिल्कुल इस तरह एक्टिविटी में इंशाल्लाह, बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। अगर कुछ पार्टी के लोग हैं, अगर अपने छोटे छोटे इवेंट से लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसी क़यादत की भी ज़रूरत है जो हमारे कम से कम हेल्दी एक्टिविटी को प्रेजेंट करे, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जब उनको नहीं प्रोवाइड की जाती तो वो नशे में, ड्रग्स में और बहुत सारी चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो अगर हम लोगों को फ्री इस तरह की हेल्थ सपोर्ट मिले तो क्या बात है। डॉक्टर फौजिया की जानिब चलते हैं। डॉक्टर फौजिया, यूथ की बात करें तो माशाल्लाह मैंने देखा कि पीएसपी में यूथ को ज़्यादा जो है ऑब्लाइज किया गया, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, यूथ को ऑब्लाइज किया नहीं, यूथ को ऑब्लाइज करना ज़रूरी है। आपका 54% जो है यूथ है, और जब आप यूथ को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, जब आप यूथ की बात नहीं सुनेंगे, जैसे अभी मेरे भाई ने बात की कि हम उनको बिल्कुल इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अगले 10 सालों में यूथ आपकी कहाँ खड़ी हुई है। आप ये देखिए, क्या आपने उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस पे वो आके काम करें। अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की ही बात करें तो देखिए, अब हमारे मुल्क में लीडर्स की कमी हो गई है, इसलिए कि उस तरह से हमने इंगेज नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली कराची की और सिंध की अगर हम बात करते हैं तो सिंध में तो एक पूरी नस्ल तबाह कर दी। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, और टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो आपने हरकतें की और जिस तरह से आपने डिवाइड किया, पूरी नस्ल तबाह कर दी, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया। मेरे ख्याल में अब टाइम है कि इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। हमारा जो यूथ विंग है उसमें हमारे जो है बिल्कुल वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही इनका, बल्कि कल इनका कन्वेंशन भी हुआ था, उन्होंने काम किए कर रहे हैं। आपको पर्सनालिटी ग्रूमिंग की तरफ जाना पड़ेगा, यूथ को इंगेज। आप जब पीटीआई की जब हम बात करते हैं, जो भी गाना बजाना उन्होंने किया था, उन्होंने यूथ को इंगेज कर दिया। एक टाइम के लिए यूथ इंगेज भी हुई, लेकिन उन्होंने उनका हाथ पकड़ने के बाद उनका जो मकसद था, जो असेंबलियों में जाने के बाद उन्होंने अक्सर उसको छोड़ दिया। तो कहाँ जाएंगे? आज आपके पास जो हर साल ग्रेजुएट्स निकलते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर शोबे से निकलती है, जितने भी वो पास आउट होते हैं उनको इंगेज नहीं कर पा रहे। हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग बिज़नेस कर रहे थे, वो अपने बिजनेस को यहाँ वाइंड अप करके बाहर चले गए। बांग्लादेश में जाके उन्होंने अपनी मिलें लगा ली। बहुत से लोग यहाँ से चले गए। आपने तो किसी को भी नहीं देख रहे ना, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन जब रियासत ये काम नहीं करेगी तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोग फिर खुद से करना शुरू कर देंगे, सिविल सोसाइटी फिर एक्टिव हो जाएगी। तो पीएसपी, चूँकि मुस्तफ़ा कमाल, मैं ख़ुद उनको यूथ में ही तसव्वुर करती हूँ उनकी एज से, और बड़ी यंग एज में उन्होंने बहुत से ओहदों पे वो फाइज रहे, और उनका स्पेसिफ़िकली फोकस यूथ एंड वुमेन है, ख़वातीन को फोकस किया हुआ है। आप जब भी देखेंगे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ख़वातीन आपको नज़र आएंगी। अभी भी जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है उसमें वो ख़वातीन से मशवरा लेते हैं कि आप बताइए आप कैसे काम करेंगे हम, और हम उनको बिल्कुल मशवरे देते भी हैं। और मेरा ख्याल में जब तक आप अपने साथ ख़वातीन को और यूथ को नहीं लेके चलेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। हम बल्कि अभी जलसा भी करने को जा रहे हैं आपके चैनल के तवज्जुह से, ये बात भी मैं एक मौका जानूंगी, और हम अभी एक ख़वातीन का भी एक जलसा करने जा रहे हैं। लाड़काना का जलसा बहुत कामयाब किया। अच्छा, जलसा, लोग कहते हैं कि जलसा करने की ज़रूरत क्या है? जलसा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आवाम जो है अब उनको वेंटिलेशन चाहिए, कहीं ना कहीं से तो आपने तो पूरा कमरा बंद कर दिया है, उनकी सोचों पे पाबंदी लगा दी है। तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। और मुस्तफ़ा कमाल भाई ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पहली बात तो हम सिंध के डिवीज़न के ख़िलाफ़ हैं। बिल्कुल ठीक है, आप सिंध को क्यों डिवाइड करना चाह रहे हैं? पंजाब में कितने लोग हैं, पंजाबी भी रह रहे हैं वहाँ, हिंदको स्पीकिंग भी रह रहे हैं, वो हज़ारेवाल भी रह रहे हैं, सराइकी भी रह रहे हैं। तो एक यूनिट बना हुआ है, और यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप सिंध को क्यों नहीं एक यूनिट तस्वर करते? ठीक है, सब लोगों के पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको मिलने चाहिए, लेकिन
इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना लेंगे तो ये चीज़ें जो हैं इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। जब आप हैव एंड हैव नॉट्स की बात करते हैं तो हैव्स को तो कोई परेशानी नहीं है ना, उनके तो अपने मज़हब का भी कोई मसला नहीं है, ज़ुबान का भी नहीं, और हम जैसे जो हैव नॉट्स हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको आपने डिवाइड किया हुआ है। ख़ासतौर पे सियासतदानों ने ज़ुबान की बुनियाद पे डिवाइड किया है, मज़हब की बुनियाद पे डिवाइड कर लिया है, रंग नस्ल की बुनियाद पे डिवाइड कर दिया है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस चीज़ की नफ़ी की है, उन्होंने कहा नहीं, अब हम इस तरह की ना तो हम बातें सुनेंगे ना ही ऐसी बातों में आएंगे, लेकिन आवाम को भी अब समझना पड़ेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर घर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन अब आपने हमारी पुकार पे किस तरह आना है ये आपकी सवाबदीद पे है कि आप कैसे आएंगे, लेकिन आना चाहिए। अभी ख़वातीन का जलसे के लिए भी हम इसी तरह से कर रहे हैं कि जितनी ख़वातीन, दूसरा मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं, बल्कि आपने अपने इंट्रो में बात की थी ख़वातीन की, एक चीज़ जो पॉलिटिक्स के हवाले से मैं बात करूंगी। हम लोगों ने ख़वातीन को, जो मैन मेड सोसाइटी में जो ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अभी जब हमारे हरासमेंट करते हैं, हरासमेंट इज़ लाइक बहुत सी चीज़ों के साथ साथ जो मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट हमारे जो टेन्योर में हमने लेजिस्लेशन की थी और उसमें यह था कि 5% हर पोलिटिकल पार्टी इलेक्शन में ख़वातीन को हिस्सा देगी। फिर अब उसमें कुछ ने तो 10% भी दिया, और क्या किया, ऐसी ऐसी जगहों से उनको कॉन्टेस्ट कराया जहाँ से उनको जीतना ही नहीं था। ओहो, तो लुक एट द मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि ये क्या हो क्या रहा है। आपने ख़वातीन, चाहिए तो ये था कि जो खातून एक आती है रिज़र्व सीट पे, मखसूस नशिस्त पे आती है, जैसे आई वॉज ऑल्सो ऑन रिज़र्व सीट, तो उसको 5 साल के बाद उनको नो हाउ हो जाती है लेजिस्लेशन की, उसको पता है कि क्या काम करना है। नेक्स्ट टाइम उसको आप कॉन्टेस्ट करवाएं जनरल इलेक्शन, और ऐसी जगह से करवाएं जहाँ से वो जीतने का आपको पता है, श्योर है कि आप जीतेंगे, विनिंग सीट से आप करवाएं। तो ये चीज़ अगर इस तरह की रहेगी तो आप बताइए हम क्या करेंगे। आप कहते हैं मईशत को बहुत बेहतर होना चाहिए, यूथ एंड कल्चर ये हमारा ये काम कर रहा है। सिंध को ही सिर्फ ले लें, सिंध का कल्चर कितना रिच है, सिंध की आप एम्ब्रॉयडरी देख लें, सिंध की आप सकाफ़त देख लें, इतनी रिच है। बाहर ममालिक में जहाँ जाते हैं, जहाँ कोई 4 मौसम भी नहीं है, वहाँ दरिया कोई चीज़ नहीं है, और वो छोटी सी चीज़ को इतना मैग्नीफाई करके बयान करते हैं। क्या हम अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते? हमारी मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं? बात फिर वही आती है कि आपकी नीयत में फतूर है, आप करना नहीं चाहते। सिंध का कल्चर इतना रिच कल्चर है कि मैं तो जब इंटीरियर सिंध जाती हूँ, यकीन करें मैं उन एम्ब्रॉयडरी में लोगों की मैं खो जाती हूँ कि कितने इन चीज़ों की इनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। आपके पास इतना लियारी में आपके पास कितना टैलेंट है, फुटबॉल इतना ज़्यादा, इतना बेहतरीन बच्चे खेलते हैं, उनको रिकग्निशन नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, और आप जैसे जो लोग हैं जो चैनल्स पे, बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट लाजमी करना पड़ेगा। हम पंजाब में चले जाए, पंजाब का कल्चर आप देख लें कितना रिच है, हमारी फोक स्टोरीज कितनी, आप उसको प्रमोट करें। आप KPK में चले जाए, बलूचिस्तान में चले जाए, बलूचिस्तान में खजूरें लगती हैं, फिक जाती हैं, बाहर नहीं जाती, और हम बाहर की खजूरें पाकिस्तान में मंगवाते हैं। वाई? हमें अपने मुल्क की चीज़ों पे कदर, उनकी कदर होनी चाहिए। हमें ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, और हम इतने नाअहल हैं उन नेमतों को अपने साथ, हम उसको गैस भी नहीं कर पा रहे ना। तो हमें ये चीज़ें मैंने कहा अपने इंट्रो में, मैंने कहा हमारे मुल्क में क्या नहीं है। रियली हर चीज़ अल्लाह पाक ने बेइंतहा दी है। हम लोगों के कोयला है, सोना है, बहुत कुछ है, इसमें नवादरात हैं, और लेकिन हम लोग उसकी कदर नहीं। पानी यहाँ पर मौजूद है, हमारे सिंध के दरिया हैं, और इसके अलावा हमारी सहरा इतने अच्छे हैं। नमक भाई, आपका नमक जो है वो फिक्रा है, नमक कहाँ कहाँ बिक रहा है, और वो पूरी दुनिया में आपके जो रेड सॉल्ट और पिंक सॉल्ट की जो बात करते हैं हम, उसको वो कितना कीमती है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं उनको इसलिए इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कौन सा, उनके जब सियासत ख़त्म होगी वो बाहर ममालिक में चले जाएंगे, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, फैमिलीज उनकी बाहर हैं, बिजनेस उनके बाहर हैं, अकाउंट्स उनके बाहर हैं। तो आप देखिए कि
1947 से सिर्फ एक चीज़, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूँगी, एक बड़ी कॉमन सी बात है, ओपन बात है कि 1947 से आज 2020 हो गया, इसमें मुझे सिर्फ 2 अच्छे हॉस्पिटल्स बता दें कि जहाँ ये सियासतदान अगर उनको थोड़े से बीमार होते हैं वहाँ उनकी ट्रीटमेंट हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन, हमारे इंस्टीट्यूशंस को बाय डिज़ाइन तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो इन चीज़ों को हमें इस वक्त मैं समझती हूँ कि लीडरशिप देखनी चाहिए। और ये नहीं कि मैं पीएसपी में हूँ तो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रही हूँ। मुस्तफ़ा कमाल, आई थिंक ही इज़ द ओनली होप फॉर पाकिस्तान। अगर आप समझें तो आप उनकी बातें सुने, वो आपको दीन से लेके हर चीज़ पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपको ग्रूम कर रहे हैं। एंड वी मस्ट लिसन टू हिम, क्योंकि शायद जो है अगर आप नहीं उनकी बात सुनेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और शायद इनजस्टिस। उन्होंने देर लगा दी ना। देखिए देर नहीं लगाई। देखिए सभी आप उनको क्रेडिट देंगी कि जिस टाइम पे उन्होंने आके एक बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त सबसे बड़ी सज़ा, बल्कि छोटे से छोटी सज़ा भी मौत थी, मार दिया जाता था। आप दिलों में भी कोई बात नेगेटिव सोच नहीं सकते थे। बड़ी रियलिटी मैं बता रही हूँ। और जब हम उनको टीवी पे देखा हम लोगों ने, तो मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ इसकी जान की हिफाजत करे। मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदा रहेंगे दोनों। अनीस भाई ने और मुस्तफ़ा भाई ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया और ये यकीन करिए एक आम शख्स का करने का काम ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। हम लोग वहाँ बैठे हुए तो इन्होंने पार्टी में रह के क्यों नहीं पॉजिटिव थीम किया, पार्टी में से अपने आप को निकाल के क्यों? देखिए एक इंसान ना घर में रह के बेशक जिसने अगर अल्लाह ना करे उसके वालिद ने भी कत्ल किया, तो वो घर में रह के अपने आप को उसका बताया कि हाँ मेरे वालिद साहब से ये कत्ल या एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो रियल है, बेशक उसका फादर ही क्यों ना हो, या किसी की माँ ने अगर किसी के साथ कुछ किसी को जहर मिला के दिया तो कहेगा कि भाई ये है, ये थोड़ी कि भाई मैं घर में हूँ तो इसलिए। और जब वो पता चले जब बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो या कुछ हो, फिर वो जब 10 साल 20 साल रहने के बाद जी वो इन्होंने ये कसूर किया था, वो ये नहीं होना चाहिए। इंसान जब डिफेंड करता है ना सच्चाई का, तो वो यही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उस जगह पे रह के अपने आप को डिफेंड करे। ये कि इतने सालों के बाद उस चीज़ को रख के और सब अपनी आंखों से देख के उन्होंने खुद बताया कि मैं अपनी आंखों से ये देखा, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया, फिर मैंने अपने आप को स्किप किया और फिर मैं उसके, अरे आप उसी पार्टी में रह के बताते तो वो ज़्यादा उनकी बात। ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। मेरे ख्याल में अभी जितने सवालात किए हैं दिस इज़ द बेस्ट वन। पहली बात तो ये है कि जब उनको ये बात पता चली थी, देखिए वो उन्होंने पूरी कोशिश की, अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, दुरुस्तगी की तरफ चले जाएं। वो लंदन गए, बहुत दफ़ा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मीडिया पे बात कर भी नहीं सकते। ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बहुत सी बातें बताऊंगी। गए, कोशिश उन्होंने की, अनीस भाई ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उनको उनकी तमाम कोशिशें नाकाम, देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में सब काम जब हो रहे थे, मक्का से वो उन्होंने भी फिर हिजरत की ना। उन्होंने एक दफ़ा काम करते गए, तबलीग का काम करे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं हिजरत करनी चाहिए तो हिजरत की अल्लाह की रज़ा से। तो इन्होंने कोशिश पूरी की है, ये मैं जानती हूँ, बहुत से लोग जानते हैं, जो सीनियर्स हैं वो जानते हैं। उन्होंने नॉकडाउन किया, ये सब कुछ गलत हो रहा है नीचे इधर उधर सब जगह पे, एंड उन्होंने सब लोगों से डिस्कस भी किया। अच्छा। बट वो नहीं, जब चीज़ें नहीं हो रही थी तो फिर उन्होंने अपने आप को, देखिए आप एक दफ़ा किसी को बुराई अगर आप कहें और अगर नहीं वो मान रहा तो फिर कम से कम दिल में बुरा के ना। उन्होंने अपने साइट पे हुए, साइट पे होने के बाद वो सेनेटर थे, व्हेन ही क्विट द पार्टी। तो सेनेटर बनने के लिए आपको पता है कितने लाखों रुपए लगते हैं। आज सेनेट की सीटें किस तरह से, तो वो जी सेनेट की सीट्स बिकती हैं और अनफॉर्चुनेटली बिकती हैं और लोग ख़रीदते हैं, और उस पर उन्होंने सेनेट की सीट छोड़ के चले गए और इतना फेम छोड़ी। ही वाज लाइक वो जो चीज़ बिकती डिवाइड होती थी सबसे पहले इन्हीं को मिलती थी, मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई को पीक पे थे। इनको क्या मसला था, ये वहाँ रहते एंजॉय करते ज़िंदगी को, घर भी बनते, बंगले भी बनते। इनकी पॉजिटिव, एक मैंने एक बात की, जिस भी पॉलिटिकल पर्सन को जब मुसीबत आती है वो सबसे पहले फ्लाई करता है, कहता है मैं किसी तरह इस मुल्क से चला जाऊँ, जबकि यकीन करें यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, आराम से आप लोग चिल रहे हैं और जब चाहे किसी का एक्सीडेंट करें, कॉल करें, आपका काम सारा आसान हो जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं है। बस आपकी PR स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आपका बाल भी भींगा नहीं हो सकता।
जब तक वो ना चाहे तो। हाँ, जिसकी नहीं सुनवाई हो वो तो फिर बेचारा, वो कहते हैं ना गली से जाते हुए भी कुत्ता काट लेता है, वो हिसाब उस बेचारे का हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है उनकी, ठीक है, उन्होंने कुछ टाइम अपने आप को वहाँ पे स्टे किया और फिर बैक हुए, फिर आए। और मैं कहती हूँ ना, हमारी बेनज़ीर साहिबा थी ना, वो आई, मैदान में आई, तो उनको आज तक वो मरने के बाद भी हमारे दिलों पे जिंदा है। तो बात है कि ठीक है, उन्होंने अपना स्टेप लिया और अब माशाल्लाह बाखूबी लेके चल रहे हैं और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। हम चलेंगे सलीम साहब के पास। सलीम साहब देख रहे थे हम दोनों खवातीन गुफ्तगू करती हैं, तो दूसरा गेस्ट बेचारा अगर मैं आदमी हूँ तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है। ज्यादती कर दी है। हाँ, सलीम भाई को बुला के 3 खवातीन होनी चाहिए थी। अच्छा नहीं, हम लोग, सलीम भाई तो हमारे प्रोग्राम में बहुत बार यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और बहुत डिसेंट पर्सन है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी पॉजिटिविटी है कि लोगों को प्रमोट करते हैं, टैलेंट को प्रमोट करते हैं। एक याद रखिएगा, किसी मुल्क का जो आइडेंटिटी होती है ना, उसकी सकाफत से होती है। जब हम किसी मुल्क में जाते हैं ना, जब वहाँ पर कोई उनके प्रोग्राम्स होते हैं तो हम अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। कोई सिंधी ड्रेस पहनता है, कोई बलोची, हम लोग वहाँ पर अपनी सिंगिंग है, वो फोक है, ये तमाम। और हमारा जिस तरह मैम ने कहा, फौजिया ने, कि हमारा जो इंटीरियर वर्क है, हमारा जो इंटीरियर सिंध का वर्क है, वो अपना बोलता है, खुद अपने आप को खुद प्रेजेंट करता है। फिर पंजाब का कल्चर है, फिर सरहद का, फिर बलूचिस्तान का, ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं, उनके जब प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें हम लोगों के जब मुल्क में ये प्रेजेंटेशन होती है ना, तो लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। तो मुझे बताएं, हमारे मुल्क की एक आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर, उसको अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूथ में, सब जगह बहुत एक्टिव है कि नहीं? बिल्कुल एक्टिव हैं, लेकिन जो हमारा असल कल्चर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ख़त्म होता चला जा रहा है। क्योंकि जिस तरह हमारी अजरक थी, इसका जो असल कलर्स तक जीवन जो है ना, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके जो कारीगर हैं, अभी सारी जो है मशीनों पे ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसके जो असल जो बनाने वाले थे, वो बेचारे बिल्कुल फाका कशी की नौबत इख्तियार कर चुका है। और जहाँ तक फिर हमारी हुकूमत का भी ताल्लुक है, वो उनको सपोर्ट नहीं करती। इसी तरह हमारे फ़नकार हैं, जो असल फ़नकार हैं, बेचारे कसमा पुसरी की हालत में ज़िंदगी का बसर कर रहे हैं। और जिनके ताल्लुकात हैं या वो जो अप्रोच रखते हैं वहाँ तक जाने की, उनको बेचारा जो महाना वजीफ़ा वगैरह है वो उनको मिल जाता है, लेकिन असल जो लोग हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो इसके ऊपर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, खास तौर पे जब आर्टिस्ट की? तो मेरे सामने तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने फ़नकारों के नाम इस वक्त यहाँ नहीं लेना चाह रही, कि वाकई में उनका घर का हाल, वो वीडियो देखी मैंने कहा अरे ये इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनसे लोग मिलने को तरसते थे, आज उनकी हालात कैसे? तो गवर्नमेंट ने क्यों उनको सपोर्ट किया? वही बात है ना, मैंने अभी जैसे कहा कि मतलब जिसका ताल्लुक है, जो वहाँ तक पहुँच जाता है हुकूमत तक या जिस किसी भी हवाले से वहाँ तक, तो उसको तो फिर भी सुनवाई हो जाती है। लेकिन जो बेचारे जिनके कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसी तरह अपनी जो हालत है। अच्छा डॉक्टर फौजी, ये क्या आप लोगों ने कुछ, जैसे मैं बुरा मत बनाएगा, मुझे वो आ रहा है ना सवाल जहन में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बात की और मैं तो मेंटली प्रिपेयर थी कि वो जब आ जाते हैं ना, जब अपनी बड़ी सीट के ऊपर सब लोग आ जाती है उनकी क़यादत, तो उनके पास एक जुमला बड़ा ही भारी होता है, बाखुदा बड़ा भारी होता है कि ये सब पिछली पार्टी ने किया है, हम तो अब सेट कर रहे हैं। मैं तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर थी कि ये जुमला आप प्लीज़ आवाम सुन ले कि ये जो अब इनके बाद दूसरी कोई पार्टी आ गई तो उन्होंने ये भी कहना है कि ये सब इमरान खान ने किया, वो इमरान खान कहेगा ये सब जो है पिछले नवाज शरीफ साहब ने किया। ये मेंटली प्रिपेयर होते हैं ये लोग। ये उस वक्त तो जो कमिटमेंट आपसे करते हैं, मैं उनमें से कम 50% पूरी हो जाए तो वहाँ हम कहे चलेंगे खैर है 50% तो कर दी, लेकिन ये 10% भी नहीं कर पाते, वो सारी बातें भूल जाते हैं और कहते हैं अब हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये सीक्वेंस ख़राब कर दी इन लोगों ने, अब हम सीक्वेंस में ला रहे हैं तो उसको टाइम लगेगा, तो तुसी मर जाओ। तो वो अब मैं इनसे पूछती हूँ इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आप लोगों की आगे स्ट्रेटेजी कि अगर आप लोग आ जाए हुकूमत में तो आप लोगों ने क्या क्या सोचा हुआ है? अब भी वो सुनहरे ख्वाब हमें आप भी दिखा दीजिए थोड़े से। मैं यहाँ क्योंकि PHP की स्पोक्स पर्सन के उस पर हैसियत से आई हूँ, तो जो कुछ मैं बोल रही हूँ ये वही बातें हैं जो कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हमें कही और जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत ना खोल। मसला सिर्फ ये है कि अगर आपकी नीयत होगी ना तो आप काम करोगे, जब आपकी नीयत नहीं होगी तो आप काम नहीं करोगे। अगर PTI की बात तो मेरे ख्याल में अब हमें करनी भी नहीं चाहिए। वो तो साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तो है नहीं, वो लगता है PTI के वज़ीर आज़म हैं और अभी तक PTI के जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो कंटेनर से तो उतरे ही नहीं हैं। और उसके बाद जो उन्होंने बड़ा अच्छा एक काम कर दिया कि जो हम कहते हैं ना कि आपने झूठ का नाम उन्होंने U-टर्न रख लिए।
जो बातें उन्होंने इलेक्शन से पहले कही थी, उन्होंने कहा जी मैं 100 दिन में पाकिस्तान में दूध की नहरें निकाल दूंगा। जी, दूध की नहरें बह रही हैं, मैंने भी जाके वहीं से अब लेना शुरू कर दिया जाके। अच्छा, बात यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तबका है, जो तनख्वाहदार, देख ली होगी ना फिल्म, उन्होंने यकीन करें कि वो पिस गया है, ख़त्म हो गया है। आपने करप्शन की कीमत को बढ़ा दी है। जो काम करप्शन में, जो पहले 4000 करप्शन करके हम पैसे रिश्वत दे के करवा लेते थे, अब वो हम 10,000 में कराते हैं। करप्शन की कीमत को आपने बढ़ा दिया है। दूसरी चीज़ आपने क्या किया, आप मुझे ये बताएं कि ये चाहते क्या हैं। इनके पास टीम तो वही है जिनके बारे में ये कहते हैं ये करप्ट लोग थे, ये बहुत बुरे लोग हैं, उन्हीं की कैबिनेट को उठा के इन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया हुआ है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपकी माशाल्लाह जो स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठी हुई हैं डॉक्टर साहिबा, वो कौन है, तो वो पीछे उन्हीं पार्टी से आई हैं। दूसरी बात आप कहते हैं कि वो लोग बहुत करप्ट हैं, सब बुरे। अच्छा, वो करप्शन वाले जो इतने बुरे लोग हैं, उनके लिए सेनेट के जब इंतखाबात होते हैं, सेनेट चेयरमैन अपने मुंतखब करने हैं, तब तो उनके साथ मफाहमत आप कर लेते हैं। कश्मीर की आप बात करें, रिसेंट बात, वो कश्मीरी जो अपने जब जान देते हैं, दुनिया से जाते हैं, तो अपने झंडे, पाकिस्तान के झंडे में अपने आप को लपेटते हैं। उनकी अकीदत देखिए, वो 14 अगस्त पे नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उस चेक उनकी अकीदत में आप क्या काम कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जी लाइट्स ऑफ करेंगे और हम अपनी अकीदत उनके साथ। आपने कोई काम नहीं किया। आप मफाहमत जब सेनेट के चेयरमैन के लिए कर सकते हैं, तो आप कश्मीर इशू पे भी आप अपोजिशन के साथ मफाहमत कर सकते हैं। यहाँ तो ये लग रहा है कि कश्मीर इशू कम है और सेनेट का चेयरमैन बहुत इम्पोर्टेंट। अभी मैंने कल ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि कोरोना वायरस क्या आया तो पूरी अक़वाम मुत्तहिदा हिल गई और फ़ौरन अलर्ट जारी हो गए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गया। 70 साल से अरसा ज़्यादा हो गया और कश्मीरी अवाम मर रही है, जल रही है। अभी देखिए कितने 3 महीने से ऊपर हो गए, फाके कशी पे आ गए और उनके हालात, उनको ज़िंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो किसी ने मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले मैं आपको दोबारा अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो हो रहा है एक्सपो सेंटर में, और आज 7, 8, 9 मैं हमेशा अनाउंस करती रहती हूँ। तो फ़ौरन जितने लोग हैं वो फ़ौरन वहाँ जाएं। वहाँ पर बहुत सारे जो हैं हेल्थ कंसल्टेंट भी होंगे, ब्यूटी वर्कशॉप भी है, और ब्यूटी वर्कशॉप स्पेशली PBI नर्स मीडिया की जानिब से वो है 8 और 9 फरवरी को। वहाँ पर ब्यूटी एक्सपर्ट आ रहे हैं, मेकअप से रेलिवेंट बहुत कुछ सीख सकते हैं। रिजवाना खान, हुमत आए, एजाज रोमेरो, सर अयूब और कनाडा से शाह नूर साहिबा और बहुत लोग हैं, ब्यूटिशियंस हैं, साकिब सबिया हैं, कितने सारे लोग हैं, हुमत ताहिर हैं। तो आप लोग ज़रूर उनसे मिले भी और सीखे भी। तलरशान साहिबा हैं, तो कोई नाम भूल गई हूँ तो उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि ये जब हम बात करती हूँ ब्यूटिशियंस की तो सब बहुत सीनियर है मेरे लिए। तो हम बात करेंगे, अभी हेल्थ की बात हो रही है, तो हेल्थ से रिलेवेंट जो है एवरी फ्राइडे हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं। अच्छा, इंसान का जो पूरा बॉडी सर्कुलेशन है वो ब्लड से ज़रा मूव कर रहा होता है। अगर अपने आप ने देखा नस काट दो तो खून निकल जाए, इंसान निढाल सा हो जाता है। फिर हम लोगों ने सुना हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। हाई से ये होता है कि इंसान की दिमाग की नसें जो है अंदर से फट जाती हैं, तो लोग कहते हैं तब डेथ हो गई। अब मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं वैसे बात करी हूँ, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। फिर अक्सर लोगों का BP लो होता है, वो क्या सिचुएशन होती है, ऐसे क्या खाना खाया जाता है जिससे BP लो हो जाता है, ज़्यादा क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या सोच ज़्यादा प्रेशर दिमाग पे पड़ता है तो हम लोग जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। अक्सर लोगों का ना जैसे BP तो वो ऐसे आंखें बंद होने लगती है, दिल करता है। मैं तो अक्सर कहते हैं कभी कभी मेरा BP लो होता है ना, मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अब वो कुछ हमारी कुछ खून की कमी है या हमारे अंदर कुछ मिनरल्स की कमी है, आई डोंट नो। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल की।
अमराज कल्ब की बात करेंगे, हम दिल से रेलिवेंट जो लोगों को हार्ट अटैक होते हैं वो क्या रीज़न्स हैं, खाने पीने से होते हैं या कुछ लोग सोचते बहुत हैं, कुछ लोग महसूस बहुत करते हैं, तो ये क्या सारी प्रॉब्लम आज दिल से रेलिवेंट है। तो दिल थाम के बैठे हैं, एवरी फ्राइडे हमारे दरमियान होते हैं हर्बलिस्ट, बहुत ही सीनियर, तिब्ब नबवी में भी उनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, जब वो कुछ देते हैं होम रेमेडी तो बहुत खुशी होती है कि डॉक्टर साहब इतनी तो पुराने आप नहीं हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगी 11 पुश्तों से माशाल्लाह वो लेके चल रहे हैं, 11 पुश्तें उनकी चल रही हैं, तो उन्होंने इसको कंटिन्यू किया है। उनके बाबा, उनके वालिद साहब, उनके दादा अबू, फिर उनके मज़ीद आगे परदादा, और ये जब 11 पुश्तों की बात की जाए तो हिकमत में बहुत ही बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्करी साहब बेहतरीन पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज किया हुआ है। और मैं एक बात कभी कभी सोचती हूँ कि माशाल्लाह आपको हर जो आप जब अपने वो जो अपने निकालते हैं ना जो खतूत बड़े बड़े नामवर लोगों के आप नाम भी लें, एक आध का नाम ले, अजमल साहब का तो मुझे याद आ गया, अजमल खान साहब, अल्लामा इकबाल साहब, नवाब हैदराबाद दक्कन, नवाब खैरपुर, कितने सारे, मीर हशमत अली खान, नुस्खे इनके खतूत, मालिर कोटला, रामपुर स्टेट, अरे लोहारू स्टेट, जूनागढ़, इन तमाम रियासतों के मेरे दादा जो थे वो मौलिज थे, शाही तबीब थे। और मैं उसमें ख़तूत भी दिखाता हूँ उनके, वो बाकायदा सनद है, और उस ज़माने में जो ख़त दिया जाता था तारीफ़ी, वो बहुत बड़ी सनद होती थी। तो इसी तरीके से नवाब हैदराबाद दक्कन का एक ख़त है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे परदादा जो थे वो हकीम महमूद अली शाह देहलवी, इन्होंने मलका विक्टोरिया का इलाज किया था, और लंदन में जाकर बकिंगम पैलेस में मेरे परदादा की भी तस्वीर भी लगी हुई है, पूरी उनकी बायोग्राफी मौजूद है। तो मैं इसी तरीके से 11वीं पुश्त में मेरा हिकमत का सिलसिला कायम है। आज जो टॉपिक है वो दिल के बारे में, ये क्या सोचा आज आपने, वाला दिल की धड़कनें लोगों की तेज़ हो गई हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं समझता हूँ कि दिल जो है वो सबसे ऐसी मशीन है दिल, कि जो पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है, काम करना शुरू कर देता है दिल। बच्चे को बाहर यानी दुनिया में आने से पहले ही दिल अपना काम शुरू करता है। और दिल के हवाले से ये कि वो उस वक्त तक काम करता है जब तक दुनिया से इंसान चला नहीं जाता। यानी ये वो मशीन है जो 24 घंटे आपके अंदर ब्लड सर्कुलेट करती है। और ये छोटी बड़ी नालियाँ खून की, अगर इन तमाम पूरी जो जितनी वेन्स है ब्लड सर्कुलेशन जहाँ हो रही है, उनको की लंबाई कर ली जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि 10 लाख किलोमीटर, और कुछ कहते हैं 5 लाख किलोमीटर है। मगर वाकई ये अगर एक मोटर जो है वो 10 लाख किलोमीटर या 5 लाख किलोमीटर जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रही है, तो इसका मतलब ज़मीन के 2.5 चक्कर लगा रही है। और इसमें इसको दिल के हवाले से ये मोटर अगर कमज़ोर हो जाए, इसके अंदर जो है सर्कुलेशन कम हो जाए, इसके दौरान में नालियों में रुकावट आ जाए, तो फिर ये मोटर यानी दिल जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और इसके वाल्व बंद होने की वजूहत ये हैं कि आपकी नाकिस खुराक, चिकनाई का बेतहाशा इस्तेमाल, और फिर वो लोग ज़्यादातर हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं जो रात को अक्सर लेट खाना खा के सो जाते हैं। और ऐसी सूरत में हार्ट अटैक जो है वो होता है सुबह के फजर के वक्त में, अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है। और उस हार्ट अटैक की वजूहत यही है कि आप किसी शादी, दावत या ऐसी ग़िज़ाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ खाकर सो गए, और वो गैस अटैक भी होता है, उससे गैस्ट्रिक भी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके असरात दिल पर होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो दिल को, अगर आपको मजबूत रखना है दिल को, एक ज़हन में रखिए कि आपका दिल तब तक बेहतरीन कारकर्दगी में रहेगा जब तक आप सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाम यानी जौ का दलिया, खजूर, अंजीर, क्या बात, जैतून, कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे सब्जियों में, तो ये ऐसी सब्जी थी खुराक जिससे, और बासी रोटी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दूध में भिगो कर सुबह खाया करते थे।
और इंतहाई ताकतवर होने के साथ साथ दिल, दिमाग और नज़र के लिए बहुत मुकव्वी है। बासी रोटी दूध में डालकर खाएं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी उनकी ज़िंदगी पर आप पूरी तरीके से अमल करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आप कभी बीमार नहीं होंगे। बेशक मौत तो यकीनी है, वो तो आनी है, मगर इस दुनिया में आप रहकर अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारेंगे। देखिए दिल का मामला जो है, शायरों ने भी दिल के बारे में बहुत कुछ कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा लिखा गया। मैं छोटा सा शायर भी हूँ। छोटा सा नहीं, बहुत बड़े शायर है माशाल्लाह, बहुत अच्छी शायर। मैं एक शेर याद आ गया, राज ये मुझ पर खुला तेरे करीब आने के बाद, राज ये मुझ पर खुला तेरे करीब आने के बाद, दिल में उतरने का वाहिद रास्ता आंखों में है। हाय 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 हाय, क्या बात है। हमारे इधर मैंने कॉलर है मोहम्मद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं दीदी, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपने? जी, एक तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से ये मालूमात मिल रही है लोगों को, ये बहुत अहम और ख्वाब का काम है। बहुत शुक्रिया जी। जी फरमाइए, अपना मर्ज बताइए। हेलो, मेरे ख्याल भाई इतनी सी बात इन्होंने करनी थी, शुक्रिया। अच्छा जी, चले दोबारा इनकी कॉल लगा लीजिएगा, कोई मसला नहीं, कट जाती है। अच्छा जी, अच्छा उसकी किस, अच्छा उनकी सवाल ये है कि उनके भाई के इंतकाल के बाद वो बहुत कमज़ोर हो गई। अच्छा, सोचा वो तो होगा, फिर जाहिर सी बात है। हाँ, लाजमी बात है कि अगर बहुत करीब के रिश्ते, प्यार के रिश्ते दुनिया से दूर हो जाएं तो उनका धचका, सदमा तो ज़रूर होता है, मगर वक्त बहुत बड़ा मरहम है। वो आपको इंशाल्लाह इस सदमे से बाहर निकल आएँ। कमज़ोरी यही है कि आपका भूख, निज़ाम हज़म और तमाम जो है वो उस पर बड़ी आपकी दुख और कर्ब की कैफियत होती है, जिसकी वजह से कमज़ोरी लाक हो जाती है। देखें, जो दिल के हवाले से मैंने अभी बात की है, ये आपका दिल जो है ये अगर बहुत यानी हालात के मुताबिक खिला हुआ है, खुश हैं और हसद, बुग़्ज़, कीना, ग़ीबत, तोहमत, साजिशें करना या इंसानों को दुख पहुंचाना और उनका माल गज़ब करना वाला शख्स जो है कभी दिल के हवाले से मजबूत नहीं होगा। उसका यकीन और ईमान जो है मुतज़लज़ल रहेगा, उस कर्ब की कैफियत में ज़िंदगी गुजारेगा। और इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं जो हमने बताई है आपको, इससे बचिए और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मीनुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को ताकत मिलती है। बेशक। हमारे इधर मैंने कॉलर है काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब से क्या पूछना है आपने? क्या मैं खैरियत से आप? अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी राइट साइड आई जो है, आंख में जो है ना एक धुंधलापन आ गया है जी। ओके, ये तकरीबन 15-20 दिन हो गए। अच्छा, आपको शुगर आपने टेस्ट करवाया? जी सब सही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आपकी उम्र इन्होंने क्या बताई है? उम्र क्या है काशिफ भाई आपकी? 45। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल की। इनकी आंखों में एक साइड, एक आंख में धुंधलापन आ गया। ये अमूमन ऐसा हो जाता है कि जाला सा आ जाता है, और इसके लिए ये एक शीशा नमक अर्क गुलाब में डालकर 2 रत्ती शीशा नमक और अर्क गुलाब तकरीबन 1 तोला लीजिए, बारीक करके उसमें डालिए और उसकी सलाई से पानी में सुरमे की सलाई डालिए और आँख में लगाइए। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये जाला जो है या के आगे जो आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर चंद दिनों में ये ना ख़त्म हो तो किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए, हो सकता है कि कोई और मसला भी हो। और अगर आप मेरे मतलब तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो मेरा मतलब जो है वो उसका एड्रेस जो चल रहा है आपके चैनल पर, टीवी पर स्लाइड चल रही है, राशिद मिन्हास रोड, गुलिस्तान जौहर, इसके लासानिया रेस्टोरेंट के पास है ग्लैमर मोबाइल मॉल, वहाँ तशरीफ़ लाइए। वहाँ आज भी मैं जुमे को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक बैठूँगा। हफ्ता और इतवार सुबह 11 से 2 और शाम 5 से 9, ये 2 औकात में हफ्ता और इतवार बैठता हूँ। बाकी दिनों में शाम 5 से 9 बैठूँगा मैं, मरीज देखूँगा। ये बताइए कि दिल, हम लोगों का खून गाढ़ा भी होता है, पतला भी होता है, ऐसा जी भी?
फिर कुछ लोगों का खून पतला होता है, कहते हैं वो बहुत अच्छा, कुछ लोगों का गाढ़ा होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है, बंद हो जाती है नलियाँ, जैसे हम कहते हैं ना, जिसमें से खून वेंस में गुजर रहा होता है। तो फिर एक और चीज़ है कि हमारी कुछ सेल भी होते हैं, वाइट सेल, रेड सेल, तो क्या हम अपने आप को, हमें कैसे हम अपनी जिस तरह अपने ग़िज़ाओं का कहा कि ये खाना चाहिए, और कुछ माशाल्लाह आप तो बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं और हिकमत में तो आप हर्बलिस्ट तो हैं, लेकिन आपके अंदर भी एक खून में एक रवानी है, नस्ल दर नस्ल की नॉलेज है ना बहुत ज़्यादा, सीनियरिटी। जैसे हमारे वालिदैन जो है हमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते जो अपने माँ बाप से सीखते हैं, तो आपने सीखा, तो मुझे पता ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसको हमें डेली इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू है जिससे हमारे खून एक्टिव रहे? जी हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए नाज़रीन, आप एक तो सुबह के फजर के औकात में उठें, नमाज ज़रूर पढ़ें। 5 वक्त नमाज जो है ये दिल, दिमाग, नज़र और यकीन और ईमान की कैफियत को ताज़ा करती है, आपकी आसाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी और चेहरे पे आपकी तवानाई और रौनक लेकर आती है। 5 वक्त नमाज का पढ़ें। दूसरा, आप पानी का इस्तेमाल सुबह निहार नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। 5 अंजीर रात को पानी में भिगोएं, सुबह निहार उसका पानी भी पिएं और अंजीर भी खाएं। ये आपको आपका पेट और आंतें और फुजले को खारिज करने में बुनियादी किरदार भी अदा करेगा। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, मीदा ख़राब रहता है, ये भी इसका असरात भी दिल पे ही होते हैं। गैस्ट्रिक होती है तो घबराहट और बेचैनी होती है। अक्सर मुझे एक वाक़या याद आ गया। जी जी बिल्कुल, बड़ा मज़े का वाक़या। मैं अक्सर कार्डियोवैस्कुलर में जाता हूँ, वहाँ पे मरीज़ों के इंटरव्यू लेता रहता, तो मुख्तलिफ मरीज़ जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनको पूछता था कि भी रात को आपने क्या खाया। कोई कहता था कि जी हम दावत से आए हैं, किसी ने कहा कि जनाब रात को घर में निहारी बनी हुई थी वो खा के सो गए हैं। इस तरह उन्होंने मुरगन ग़िज़ाएँ खाकर, और अक्सर मरीज़ों को हार्ट अटैक की बजाय गैस अटैक होता था। गैस दिल पे चढ़ती थी और वो होता है, उससे भी हो जाता है, उससे बड़ी कैफियत बुरी होती है मरीज़ की, और वो अक्सर लोग जो हैं उसको कार्डियोवैस्कुलर में ले जाते हैं। तो मैं मुख्तलिफ, एक साहब कहने लगे कि जी हमें टीका लगाया और हमें डकार वकार गैस खारिज हुई, नॉर्मल हो गए। तो एक खान साहब थे, तो खान साहब पठानों में तो ये होता है कि उनको अगर कहा जाए कि गैसेस वगैरह खारिज, तो उनके लिए बड़ा मायूब सा हो जाता है। तो खान साहब से मैंने पूछा, कहने लगे रात को हमने दावत खाई और दावत खा के हम आ गया घर, 2 बजे सो गया, सुबह 5 बजे हमको हार्ट अटैक हुआ। हमारे घर वाले उठा के ले आए अस्पताल में, तो डॉक्टर ने एक टीका लगाया। मैंने कहा बस 5000 वाला टीका लगाया? कहना हाँ। उसके बाद खान साहब, मैंने कहा आपको डकार भी आया, गैस भी खारिज हुआ? तो खान साहब ने दाएं बाएं देखा, कहता तुमको पता कैसे लग गया? ये मुझको पता था या मेरा खुदा को पता था? तुमको कैसे पता लग गया? तो बहरहाल वो ये होता है कि ये गैसेस वगैरह के खराज से भी आदमी की तबीयत बहाल हो जाती है। पहले ये देखा जाए नाज़रीन कि वाकई हार्ट अटैक है, और अगर हार्ट अटैक है तो फौरी तौर पर इसके लिए एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करें। देखिए एलोपैथिक बिल्कुल बेहतरीन तरीका इलाज ज़रूर है, मगर इमरजेंसी में द नॉर्मल मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं। मैं ख़ुद MD डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मेडिसिन मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें भी कुछ अचानक होता है तो हम हॉस्पिटल का रुख करते हैं। और उसके बाद जब आप एक निकल आए इमरजेंसी कंडीशन से, तो फिर आप हिकमत की तरफ आ जाएं, ऐसी ग़िज़ाएँ और ऐसी दवाएं इस्तेमाल करवाएं। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा नुस्खा है, वो लीजिए। कलौंजी 2 ग्राम, पान का सब्ज़ पत्ता 1 अदद, अदरक का 1-3 ग्राम का टुकड़ा, और लहसुन की तुरी 4 अदद। इनको पानी में डालिए, अर्क गुलाब में डालिए बल्कि, और पान के टुकड़ा, पान के बारीक बारीक कतरे कर लीजिए, लहसुन को बारीक कर लीजिए, अदरक को बारीक कीजिए, और 2 ग्राम कलौंजी इसमें डालकर 1 कप अर्क गुलाब में इनको भिगोएं रात को। सुबह मज़ीद अर्क गुलाब में 1 कप और डालें, अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए और सुबह निहार पीजिए। चंद दिन पीने के बाद आपकी दिल की कमज़ोरी जो है वो रफ़ा होना शुरू हो जाएगी, खून की नालियाँ साफ़ होंगी, और ये तिब्ब नबवी का
बेहतरीन नुस्खा है अमराज क़ल्ब के लिए। अच्छा, अमराज कल्ब, अगर किसी को शुगर ना हो तो उसके लिए अमराज कल्ब में बेरी का शहद या अच्छा शहद जिसे कहते हैं, जो शहद हो, वो भी फ़ायदेमंद है? शहद तो असली शहद जो है वो दिल, दिमाग, नज़र के लिए तो बहुत लाजवाब है। काली मिर्चें या दखनी मिर्चें डाल दी उसमें? हाँ, वो खांसी वगैरह के लिए हो जाती है, खांसी के लिए है। जी हाँ, नज़र के लिए, खांसी के लिए बन जाता है। शहद तो बड़ी अफादियत की हामिल चीज़ है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने शहद में जितनी खसूसियात भरी हैं, अगर वाकई हकीकत में असली शहद है तो बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताएं, आप मेरे मॉर्निंग शो में आते हैं और आपने एक प्रोग्राम में एक जिद्दत डाल दी है, क्योंकि एवरी फ्राइडे आप आते हैं, इतनी अच्छी ख़वातीन और लोगों को अवेयरनेस देते हैं हेल्थ से रिलेवेंट, फिर आपने उसमें खाने पीने में भी एक जिद्दत डाल दी। एक थी जुबैदा आपा और एक हकीम अस्करी साहब, कि उन्होंने भी एक ख़वातीन में वो डाल दी और आपने उसमें एक मज़ीद के न्यूट्रिशन वैल्यू कि हम खाना तो पका रहे हैं, उसमें हमारी बॉडी को कितना फ़ायदा हो रहा है, ये सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया। अब माशाल्लाह बहुत सारे चैनल पे इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये खाना कितना इंपॉर्टेंट है। पहले तो असल खाने में फोकस होता था। ग़िज़ा जो है वो आपकी वो होनी चाहिए जो बतौर दवा भी हो, समझिए ना। तो आज क्या डिश बन रही है ये बताइए? आज डिश बन रही है सुहांजना मेथी दाना की खिचड़ी। सुहांजना मेथी दाना की खिचड़ी। कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मैं और अस्करी साहब होंगे किचन में। लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और हकीम अस्करी साहब के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और मेरे साथ हैं हकीम अस्करी साहब और उनकी शेफ़ जो हैं नाहिदा मौजूद हैं और ये एक आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन आज हम इनसे देखते हैं जो आर्टिस्ट होता है वो कुकिंग कितनी अच्छी करता है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, लेकिन वो बन क्यों रही है पहले उसकी अफादियत कौन बताएगा, जिनकी ये डिश है। तो ओवर टू हकीम साहब, बताइए ये क्यों खिचड़ी मेथी दाना और सुहांजने की बन रही है, ये बताइए, पूरा ब्रीफ कीजिएगा, फिर हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेथी दाना और सौंफ, कलौंजी और धनिया खुश्क, साबुत धनिया है, ये डलेगा। इसमें अदरक और लहसुन, प्याज का बघार लगेगा। लहसुन, अदरक और प्याज और ज़ीरे का बघार लगेगा। ये असल में इस मौसम की, सर्दियों की बेहतरीन ग़िज़ा है। जिन लोगों को सांस का अर्जा रहता है और चावल नहीं खा सकते, क्योंकि अमूमन दमे के मरीज़, सांस के मरीज़ों को चावल बंद होते हैं, अमूमन जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ होते हैं उन्हें भी चावल बंद होते हैं। अगर वो ऐसी खिचड़ी इस्तेमाल करें तो उससे उनका इलाज भी होता रहेगा और चावलों का इस्तेमाल भी वो करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह जोड़ों के दर्द में ये खिचड़ी, इस खिचड़ी का इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों का दर्द भी रफ़ा होता है। अय्याम की ख़राबी में भी इस खिचड़ी को इस्तेमाल करें तो ख़वातीन की अय्याम की ख़राबी भी दूर होती है और जिस्म से जो बलगमी मिजाज के लोग हैं उनके लिए ये खिचड़ी लाजवाब है। मैं समझता हूँ कि इसमें ये देखिए, ये खिचड़ी जो है इसको, ये ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा है। अगर आप हफ्ते में एक मरतबा इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये एक आपके लिए इसकी ग़िज़ाई हवाले से अच्छा। इसमें सुहांजना भी डाला हुआ है, ये चीज़ आपको मैं साबित कर दूँ, बता दूँ कि सुहांजना जो है ये तकरीबन 100 अमराज की एक दवा है। इसको मोरिंगा भी कहते हैं और ये दुनिया भर में इसकी रिसर्च हुई और खुशकिस्मती ये कि ये हमारे मुल्क में बहुत वाफिर मिक़दार में है और गली कूचों में इसके दरख्त लगे हुए हैं और इसके फूल और फलियां भी निकलती हैं। जी कॉलर फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, अल्लाह का। साहब मैंने आपसे पूछना था कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है ना। जी जी। और ग्लूकोरिया का भी मसला है। अच्छा, तो कोई इलाज बताइएगा। अच्छा बेटा, उम्र क्या आपकी? 36। अच्छा, लेकोरिया कब से है आपको? ये हो गया 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसी वजह से मैं आपको मोटापा भी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है बेटा, आप ज़रा टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपका प्रॉब्लम।
ये नाज़रीन अमूमन लेकोरिया जो पुराना हो जाता है उसमें जिस्म फूल जाता है, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द, पिंडलियों में ख़ास तौर पे बहुत शदीद दर्द रहता है और उसी वजह से लोग अक्सर बजाय लेकोरिया के इलाज के वो जोड़ों का दर्द का इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे वो फ़ायदा नहीं होता। असल में अगर लेकोरिया ही बंद हो जाए तो कंट्रोल हो जाए तो उसमें आपकी सारी जो है कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको इस सिलसिला में बताता हूँ कि ग़िज़ाएँ जो हैं वो आप दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, गोश्त का इस्तेमाल और तेज़ मिर्च मसाले, कढ़ाई गोश्त वगैरह, निहारी, इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सादा ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए। और चूँकि इनका मसला 15 साल पुराना है तो मैं इन्हें कहूँगा कि ये मेरे मतब तशरीफ़ लाएँ ताकि इनका मसला इंशाअल्लाह बेहतरीन हल हो जाएगा। तो हेलो 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 जी वालेकुम जी, मैं नाज़िर बता रही हूँ। जैसा मेरे भाई को ना आज 3 साल हो गए कॉलेज हुए जी, तो उसका बाकी तो सब लाते वाते हम ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद हुए तो डॉक्टर को कहते हैं ठीक हो जाएगा, कुछ कहते हैं ठीक होगा, लेकिन वो अपने हाथ में थोड़ी बहुत जैसे उसको हम चीज तो पाते ना तो बंद महसूस होती है, तो लेकिन वो फिर भी अभी 28 साल उम्र है, भी कम उम्र है, तो सब कहते हैं ठीक हो जाएगा। तो मैं अगर आपको शो देखा मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी, शायद उसके बाजू में कुछ जान आ रहे, उसको 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो अगर है ऐसा कुछ मसला अगर आते हैं तो मैं आपसे लेके आएंगे। आप हाँ बिल्कुल, आप मेरे मतब में तशरीफ़ लाइए। कराची से बात कर रही हैं आप? जी कराची से बात। हाँ बेटा, आप मेरे क्लिनिक में आइए, वहाँ पर मेरे पास जो है बाकायदा इसके लिए डिवाइसेस मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें ये रीढ़ की हड्डियों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पैरालाइज पेशेंट्स हैं, बड़ी जल्दी चलना फिरना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊं नाज़रीन, मेरा एक प्रोडक्ट है अस्करी ग्रीन। अस्करी ग्रीन जो है वो तकरीबन 100 अमराज में काम आता है। अस्करी ग्रीन में दुनिया की सुपर मेडिसिन मौजूद है। ये समझिए कि ये हर्ब्स की दुनिया की जो लाजवाब दवाएं हैं इसमें मैंने डाली हैं। 141 कंपोनेंट इसमें मौजूद हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी के तहत ये बनाई गई है। लोग परेशान होते हैं कि 141 जड़ी बूटियाँ सुपर हर्ब्स यानी किंग ऑफ हर्ब्स इसमें शामिल हैं। इसमें मशरूम है, कैल्शियम्स हैं, इसमें मरजान, अकीक, मरवारीद यानी सच्चे मोती और मुख्तलिफ मौजूद है, स्वांजना भी मौजूद है, इसमें मोरिंगा और स्पेरोलिना। तो इस तरह मशरूम है जिसमें कॉर्डिसेप, इसमें लॉइंसमैन और ऋषि वगैरह जैसी नायाब जड़ी बूटियाँ इसमें शामिल हैं। और ये बॉडी में जाकर पूरे बहुत जल्द ये खून में हल हो जाती है और 15 से 20 मिनट में अपना काम ये शुरू करती हैं। ये फॉलिज, लकवा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स और जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी और या गर्दन के मोरों का प्रॉब्लम जो होता है जिसमें गैप आ जाता है उसको भी बहुत जल्दी ये कवर कर जाता है। ये 2 से 3 महीने इस्तेमाल करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जो स्किन के हवाले से भी हैं, जिसे फुलबेरी कहते हैं, उसका भी इलाज है। एक्जिमा है और गैंग्रीन, इसका बेहतरीन इलाज है। हेलो हेलो जी, हमने तो यहाँ पर जो है तैयारियां पकड़ी हुई हैं। आप, मैं तो कह रही हूँ आप किचन में आ जाएं और बताएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे ना तो अच्छा। पता कैसे चलेगा। और इसमें क्या कि पहले इंग्रेडिएंट्स हम बताएंगे नाजरीन। हकीम साहब आ जाइए। हकीम साहब हमारे दरम्यान आ गए, कुछ कमी हो जाएगी क्योंकि हकीम साहब की डिश है ना, हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इस साइड आ जाए जी। इसमें पहले चीजें क्या क्या डालेंगी, ठीक है? देखिए इसमें जो है ना पहले घी डलेगा। ओके, पहले नहीं, अभी रुकिए, पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं उसके बाद डलेगा। देखिए ये तो नाज़रीन, ये इस मेथी दाना, ओके, कलौंजी, ओके डन, और इसमें सौंफ, ओके, और धनिया है, साबुत धनिया, ओके, ठीक है। इसको रात को भिगो दिया है, ठीक है। और ये अभी इसमें से पानी से निकालेंगे, हम इसको घी में डालेंगे और ये
जैसे घी में जाएगा, इसमें खौलते हुए घी में, तो ये फूल जाएगी, ये ओके। मेथी जो है ये फूल जाएगा। ओके, डन है। ओके, और ठीक जैसे है। ये थोड़ी सी हल्की हल्की ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर चावल ओके और पानी डलेगा। फिर उसके बाद जो है ये आपके गरम मसाला डल जाएगा, ओके। अच्छा, यानी कि नमक आप डलेगा। और मैं जहाँ तक अभी थोड़ा खिचड़ी का एक सिचुएशन है, पहले हमने डाला ऑयल, ठीक जी है, हाँ। और उसके बाद ये गरम मसाला, ये सब चीजें डाल के लाइट सब फिर ये डाल देंगे जी हाँ। और फिर चावल पानी डाल के दम के वक्त वो सोचना है। दम के तो वक्त आपने हमें में सिखाया ये भी है। डलेगा, जी, हरी मिर्चें डल जाएंगी दम के वक्त में। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ भगार जो देंगे ना आप, देखिए भगार भी तो चलेगा ना, ये हल्का सा ये मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने ऑयल डाल दिया है नाजरीन। और सबसे पहले मेरी बहन जो है ये जी लहसुन बिल्कुल, ताकि वो एक ज़बरदस्त, ओ हो। और ये सब ये हर्ब्स हैं हमारे, ये बहुत फायदेमंद है। अभी रुक जा, प्याज जरा सा, लहसुन जरा सा, ये हरी मिर्ची चॉप कर लें हम, ये नहीं चॉप, ओके साबुत। अच्छा, जरा साइड पे प्याज कर ऑलरेडी भुनी दें हुई इससे है, पहले कि फ्राई हुई हुई है। ये फुदक के बाहर जा रही है और बहुत जी, ब्राउन ये हो जरा गई। डाल दे ये देखें जी। नहीं कुछ नहीं। जी जी अब ये जी, मेथी दाना का है। जल्दी शाबाश। इससे क्योंकि हमने चम्मच से फ्लेम डाल बहुत दें, तेज हो चम्मच से गया डाल है। और 2 सिस्टर्स अल्लाह खैर करे। हाँ बस अब सही है, बस बेहतरीन। इस तरह के खाने में सीजनिंग वाइज आती है। हाँ। और ये बड़ा देसी खाना है हमारा। आजकल वैसे बच्चे जो है ना देसी खाने से थोड़े दूर है। इसमें हम नमक डालेंगे। ओके गुड, बस ओके। जरा कम कर दे फ्लेम। अब चावल डालें। ये नहीं, पानी डालेगा या पहले चावल? पानी डल जाए, थोड़ा सा चावल इसके हाँ साथ चावल फ्राई कर डालें। लेते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गई। नायदा और जी ने, झटपट सी तैयार दोनों ने होने वाली मिलके बना दिया आज हम लोगों ने हकीम साहब की डिश। और पहली बार मेथी दाना की खिचड़ी हो रही है। हमेशा ऐसे सर्दियों में इनका भी ये बहुत फायदेमंद है ये, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा गर्म होता है। क्या मैं सही जी। कह रही हूँ? जबरदस्त, अब पानी भी डालेंगे कि बिल्कुल डलेगा। और रुकिए, ये सभी डाल देंगे हम ब्रेक के साथ। जी नाज़रीन, जब तक हम लोग इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर पानी डालते हैं, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्ताची सुबह सभी के साथ। वेलकम बैक। और जो ये हमने मेथी दाना की चावल की खिचड़ी रेडी कर दी है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको प्रिपेयर भी कर दिया। अभी ये बॉइल्ड पे है। हमारे दरमियान कॉलर है हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन, हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? मैंने अपना वाइफ है जी, तो उनके पैरों की नसें में ना बारीक नसें सफेद नजर आती है। उसमें सभी के बारे में पॉइंट। उम्र क्या आपकी? उम्र उनकी 65 लगती है, 40। अच्छा, कहाँ कराची से बोल रहे हैं? जी कराची से बोल रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं आपको आपका मसले का जवाब देता हूँ। देखिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और एक्सरसाइज करें। आपके खाने में आप सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। माल्टा, किन्नू, मौसमी, फ्रूटर, ये एक ही ख़ानदान के ये फल हैं। इसी तरह ग्रेप फ्रूट भी और लीमू ये इसी ख़ानदान का है। इसमें विटामिन सी होती है और इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो वेन्स जो हैं वो आपकी ब्लॉक खुलेगी, जो बारीकबंद नसों में ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो जाएगी। इसके नाज़रीन, इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक और बात बताता चला जाऊं कि हमारे अंदर जो है खून की नालियों में अगर रुकावट आना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की या खून के क्लॉट्स जमना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में वो जो है दौरान खून मुतासिर होना शुरू हो जाता है। और उसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि खून को एक तो पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी कम से कम दिन में आप अगर 2 गिलास महसूस करते हैं ज़रूरत है तो आप 4 गिलास पीजिए। सर्दियों के मौसम में अमूमन पानी कम मकदार में इस्तेमाल होता है और अल्लाह ताला ने इसके लिए एक ये रखा है कि सर्दियों में माल्टा, किन्नू, मौसमी यानी जूसेस वाले फल जो हैं वो पैदा किए हैं। तो ये जो मैं बता रहा था कि हार्ट के लिए हमारे पास एक ख़ास दवा है
जिसको अस्करी हार्ट के नाम से है। ये दिल की नालियाँ शरियानें खोलकर उसमें दौरान खून पैदा करता है और एक रात भर यानी रात को 4-5 घंटे ये दवा काम करती है। रात सोते वक्त खाएं। जिन लोगों को नींद नहीं आती और मर्ज कल्ब में मुब्तला खौफ होता है कि कहीं रात को जो है वो हार्ट अटैक ना हो जाए, तो ये कैप्सूल जो हैं जो ये हमारे इससे इस्तेमाल करें। अस्करी हार्ट के नाम से है। अस्करी ग्रीन जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मुख्तलिफ अमराज को ख़त्म करने में, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह हमारे पास जो हमारी दवाएं हैं उसमें अस्करी गोल्ड है जो कि मैदे जिगर की हवाले से जिनका जिगर जो है वो वरम आ जाता है, फैटी जिगर होता है और उनके लिए और मैदे के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। अस्करी ग्रीन बहुत फ़ायदेमंद है हार्ट के लिए। जी हाँ जी हाँ जी। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी स्ट्रॉन्ग करता है अस्करी ग्रीन। इसके अंदर 141 जो है इसके अंदर फाइटो एसिड मौजूद है। बिल्कुल आपने बताया इसमें अस्करी ग्रीन में 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं और ये सेल्स को इसकी नरिशमेंट करता है, यानी सेल्स को मजबूत करता है, ग़िज़ाइयत फराहम करता है और माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ जो हमारा सेल्स का एक फैक्ट्री है जहाँ से सेल्स बनते हैं, वहाँ से बाकायदा तौर पर सेल्स की नरिशमेंट करके वहाँ बेहतरीन और ताकतवर सेल्स जो है बॉडी में भेजता है, जिससे आपकी सेहत बहाल रहती है और आप ज़िंदगी के अमूर में तंदुरुस्त और तवाना नज़र आते हैं। ज़बरदस्त। और मुझे आपकी ना अस्करी ग्रीन बहुत फ़ायदेमंद है और अच्छी लगती है। और दूसरी बात है कि अस्करी ग्रीन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और दूसरी कि आपको ज़रूर कोई बीमारी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बीमारी हो तो फिर हम इसका इंटेक करें। इसके बेनिफिट इसके अंदर असल में न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी है, आपने वो हर इसमें डाली हुई है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हमें बगैर बीमारी का इंतज़ार किए बिना जी हाँ जी बिल्कुल वो लोग जो समझते हैं कि सेहतमंद रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, अस्करी ग्रीन का इस्तेमाल करें। फिर आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है कोरोना वायरस। जी देखिए कोरोना वायरस हुआ, डेंगू वायरस है या इसी नौइयत के वायरस जो फैलते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर तबाह कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इम्यून सिस्टम अगर आपका तबाह हो गया तो सब बीमारियां आप पर हावी हो जाती हैं। ये अस्करी ग्रीन जो है ये कोरोना वायरस का भी बेहतरीन इलाज है। मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया था, कोरोना वायरस से मेरे मुतालिक प्रोग्राम हुआ था। डेंगू वायरस है, जितने वायरस हैं, क्योंकि डेंगू में भी जो है प्लेटलेट्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी वजह भी इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी होती है। फौरी तौर पर अस्करी ग्रीन का इस्तेमाल शुरू कर दें तो डेंगू का वायरस भी ख़त्म हो जाता है। चिकनगुनिया का इलाज है, ये कोरोना वायरस का बेहतरीन इलाज है। मैंने लोगों को देखा इतनी बुरी हालत हो जाती है उन लोगों की। मुझसे यहाँ से ये मेरे अस्करी ग्रीन जो है बाकायदा तौर पर एक चाइना की एसोसिएशन है, उन्होंने बाकायदा यहाँ से मंगवाए और उन्होंने इस्तेमाल करवाए हैं वहाँ चाइना में भी। जबरदस्त। तो जिसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। और तो अभी मेरे पास लोगों को भी तो कहें ना भाई, आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप आउट ऑफ सिटी में, जैसे लोग शहर से बाहर के लोग आते हैं, मुल्तान ये वो, वैसे तो सब जगह पे इनकी मेडिसिन जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर इनसे रब्ता करेंगे। डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी प्रोविंस में हो, किसी भी सूबे में हो, किसी शहर में हो, तो ईजीएस्ट इस तरह की जो आपकी सेहत को बूस्टअप करे, इनसे वो प्रोडक्ट आप इनके नंबर भी चल रहे हैं, मंगवा सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर हमारा एक फ़िश ऑयल भी रखा हुआ है। अरे वाह। ये टोना फ़िश ऑयल है। टोना फ़िश जो है ये दुनिया की बड़ी नायाब मछलियों में से है और ये फ़िश ऑयल जो है ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके लंग्स के लिए और खून की नालियों को साफ़ करती है। टोना फ़िश ऑयल जो है ये हाई कोलेस्ट्रॉल है। देखिए लो कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों में जम जाता है और जब हाई कोलेस्ट्रॉल आप इस्तेमाल करेंगे तो खून की नालियों से लो कोलेस्ट्रॉल निकाल के साफ़ करके खून की नालियों को कुशादा कर देगा और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करेगा। ये एक टोना फ़िश का बेहतरीन ये है। इससे दिल, दिमाग और नज़र भी तेज़ होती है। ज़बरदस्त। दिल, दिमाग और नज़र भी तेज़ होती है और नज़र आपने रखनी है भाई, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं अगेन बताती चलूँ कि आज हम लोग जो गुफ्तगू करें वो दिल के बारे में, आपके हार्ट के बारे में है। कुछ लोगों का दिल जो है, कुछ लोग कहते हैं दिल बहुत बड़ा कर दिया,
अरे इसका दिल बहुत छोटा है, तो ना दिल बड़ा है ना दिल छोटा है। दिल की एक्टिवनेस इसी में है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपकी जो शरियाने हैं, जो आपकी वेन्स हैं, वो डॉक्टर अस्करी सब करें ऑलवेज जो है वो ऑन रहे, ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहे। तो अभी इनके खतूत भी आ गए हैं, हम उनसे भी देखते हैं, क्योंकि उनमें से बड़े जी 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 बहुत मैंने अभी नाज़रीन को बता रहा था, मेरी उर्दू खराब हो गई, नुस्खे होते हैं, खतूत हैं ये बड़ी, ये समझिए कि मुसव्वदात नादिर जो है, ये नायाब और नादिर खतूत है, 100 साल पुराने हैं नाज़रीन। ये देखिएगा, ये आपको मैं हकीम अजमल खान का ख़त दिखा रहा हूँ। ओके, ये हकीम अजमल खान का दस्तखत है, हकीम अजमल खान के, और ये सन 1917 का ख़त है, यानी 102 साल पुराना ये ख़त है। ये हकीम अजमल खान का है, ये मेरे दादा का नाम लिखा हुआ ज़फ़रयाब अली शाह देलवी, और ये हकीम अजमल खान के शागिर्द थे। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़रयाब अली शाह देलवी हकीम अजमल खान के उस्ताद थे, और मेरे दादा हकीम अजमल खान के शागिर्द थे। ये देखिए, ये हकीम अजमल खान का बड़ा नायाब नादिर ख़त है। इसी तरीके से ये सैयद अली अल हजवेरी, ये मुजद्दिद आज़म हिंद, इनका ये बहुत बड़ी रूहानी और इल्मी शख्सियत थे, जो कि जिनका ख़त भी ये देखिए, उनकी मोहर भी है मौजूद, और ये बहुत बड़ी गद्दी नशीन थे। ये इनका ख़त है। तो इसी तरीके से मैं आपको ये ख़त भी दिखाता हूँ। ये ख़त जो है, ये लेट नवाब मीर मोहम्मद मुराद खान, ये जो है, ये आप देखिए, उनका ख़त है मीर साहब का, ये आपको दिखाया गया है। जी सर। इसी तरीके से ये ख्वाजा अहमद हैं, ये मालिर कोटला के नवाब थे, ख्वाजा अहमद साहब मालिर कोटला का नवाब का ख़त है। और इसी तरह मैं आपको और भी बहुत सारे खतूत हैं, ये देखिएगा, ये मैं इलामा इकबाल का ख़त दिखाता हूँ। हज़रत इलामा इकबाल, जब इलामा इकबाल का नाम लेते हैं ना, तो कसम से ऐसा लगता है हम लोग पिछली सदी में चले गए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, 6, ये भी सन 1919 का ख़त है, 6/4/19 का, और ये इलामा इकबाल का बाकायदा इनके ख़त पे उनके दस्तखत मौजूद है। तो यूँ नाज़रीन, ये जो है, चूँकि ये है आपके शाही, ये स्टैम्प है, और हिज़ हाइनेस नवाब मीर अली अहमद साहब हैं, ये अपना खैरपुर मीरस स्टेट के हैं, मीर मुराद अली ख़ान, ये उनका ख़त है, उनके दस्तखत हैं, और ये भी सन 1921 का ख़त है, यानी पूरे 100 साल पुराना है ख़त है। तो यूँ जो है, ये मेरे एक असलाफ का एक। अच्छा, आप चाहेंगे किचन में सिर्फ हम थोड़ा दिखाएं, क्योंकि वो भी चावल जिस तरह होगा, अभी इसको थोड़ी स्टीम लगेगी, दिखाएं कितना अभी थोड़ा है, थोड़ी कनी रह गई है, जैसे हम कहते हैं एक कनी रह गई है। जी नाज़रीन, कैमरे पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे खिले खिले से लग रहे हैं। तो बताएं, थोड़ा सा रह गया तो फिर इसको थोड़ी कुछ कसरत रह गई है, तो दम पे रख दें। हाँ, बस ये 1 से 2 मिनट और 2 मिनट इसमें के प्रिपेयर हो गए हैं। जी नाज़रीन, हमने देखा कि ज़बरदस्त जो हकीम साहब की डिश है। और नाहिदा जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, नाहिदा हमारे टीवी चैनल्स की बड़ी मारूफ अदाकारा है, और इन्होंने जियो पे, हम चैनल पे, ARY पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं। अरे वाह, बड़ी यानी शोबिस की बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। और इन्होंने मुझे कहा, मैंने इनसे जिक्र किया कि भी ऐसे ऐसे है, तो इन्होंने बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया कि मैं आपकी शेफ़ के तौर पर जो है ये आज से ये करूँगी आपके साथ। तो ये इंशाल्लाह एक घरेलू खातून भी हैं, और ये अपनी फील्ड की बड़ी माहिर है। क्या बात है। अच्छा, ये होना चाहिए कि हमारी जो ख़वातीन है, जैसे मैं भी घर में खाना बनाती हूँ और बड़े अच्छे तरीके से अपने मेहमानों को जो है सर्व करती हूँ, तो ये हमारी ख़वातीन ये ना समझे जो आर्टिस्ट होती हैं, ये कुछ नहीं करती हैं, ये सब माशाल्लाह घर का काम करती हैं और अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करती हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो हर्बलिस्ट हो, या डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो, होस्ट हो, सब काम अपने बच्चों को इसी तरह फैमिली की तरह देखती हैं। जो काम को काम के हिसाब से देखते हैं और अपनी फैमिली को अपनी फैमिली के हिसाब से।
तो कुछ लोग समझते हैं शायद ये लोग नहीं करते, ये गलत बात है। अच्छा चलिए लेट्स सी, घर का ताल्लुक, दिल का ताल्लुक। अच्छा, आप एक जिक्र कर रही थी, ये पूछ रही थी ये क्या है? हाँ, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि नाज़रीन ये ओरा है। ओरा है यानी ये आपको 1 से 1.5 मीटर दोबारा शो कीजिएगा जी नाज़रीन कैमरे पे। ये इसको ओरा कहते हैं और इसके अंदर बाकायदा जड़ी बूटियां डली हुई हैं। ये यहाँ से खुलता भी है और ये आपको प्रोटेक्ट रखता है। तकरीबन आपके इर्द गिर्द जो है 1.5 मीटर तक आपके जो वायरस वगैरह किसी भी नौयत की वबाई मसला है, समझिए ना, कोई भी जरासीम वगैरह, ये आपके 1.5 मीटर तक आपके इर्द गिर्द हाला बना हुआ होता है। ओरा का मतलब होता है कि आपको अम्ब्रेला के अंदर ले आया और ये आपको बहुत सारे इमराज से बचा के रखता है। इसके दरमियान में जितने भी जरासीम वगैरह आएंगे वो सब हलाक हो जाएंगे। ये बाकायदा ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये बाकायदा मैं बहुत सारे मरीज़ों को देता भी हूँ और जिसको दरकार हो मुझसे इसका ले भी सकता है। ये ज़बरदस्त। अच्छा है ना, अपने इर्द गिर्द जितने जो ऐसे चीज़ों से महफूज है जो हमें नुकसान पहुँचाती है। अब बहुत सारे लोग जो है वो दवा नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो कम से कम अपने इसको इस्तेमाल करके कहीं भी चले जाए। अच्छा, लोग पहले ब्लड प्रेशर के लिए वो एक बेल्ट सा पहनते थे, ऐसा देखा था हमने, उसे क्या मुझे नहीं मालूम, उसे पहनते थे लोग, उसमें नग वगैरह लगे, तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक टेक्निक है। ये बड़ी ज़बरदस्त इस दौर की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो है मेडिकल साइंस में धमाका खेज ईजाद है। जैसे पहन के अरे जहन से ही निकल गया, ओह माय गॉड मैं भूल गई। तो अब वो टाइम भी खत्म हो गया, आई थिंक 2 मिनट रह गए। मैं इनके क्लिनिक में गई क्योंकि जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ नया मुझे देखने को मिलता है और हकीम साहब की जो है मैं क्लिनिक में चली गई और मैंने पहले तो BCM की थेरेपी लेती हूँ ऑलवेज। तो फिर जो है अब मैं एक और उन्होंने लगाया हुआ था मैट्रेस। मेरे जहन में मैट्रेस यूँ था कि स्टोन का भी एक होता है मैट्रेस, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो मैंने कहा कुछ हल्की हल्की हीट मिलेगी और मैं जो है वो रेस्ट करूँगी तो आराम से। तो जब इन्होंने कहा मैट्रेस आ गया, लड़की आओ तुम्हारी कमर में दर्द है, मेरे कुछ पता है एक पोस्चर में बैठ जाओ तो हो जाता है पेन। तो जब वो मैं लेट गई उसको उन्होंने ऑन कर दिया, थोड़ी बात उसने चलना शुरू किया मशीन ने, और जो वो मेरे पीछे सर्वाइकल से उसने जो मूव किया, तो मैं कह रही हूँ हकीम साहब नीचे कुछ चीज़ मूव कर रही है। तो कह रहे आराम से रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो मूव करते करते वो मोहरों के साथ बिल्कुल यूँ एक ऐसी बेस, हाँ नहीं वो ये करती है, वो मशीन जो है वो आपके रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों को स्कैनिंग करती है, उसके मोहरों की एडजस्टमेंट करती है, अलाइनमेंट करती है। मैं वही अच्छा अगर सुने ना, वो आप ऐड कीजिएगा, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। अब उसने चलना शुरू किया, मेरी पूरी बंदे को है ना, जब हम बैठते हैं तो हमारी बैकबोन जहाँ किडनी है उस साइड पे बहुत मेरा पेन था और एक मेरे ज़रा सा ऊपर की साइड पे पसली की साइड पे दर्द था। अच्छा, वो जब यूँ करे ना तो मेरा ना तकलीफ से ना जब वो ऐसे मूव करते मेरी पूरी कमर उठा ली उसने। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मेरे जहन में ऐसा नहीं था। और पूरी कमर उठ रही है, फिर पीछे आपका पेट की साइड से उठ रही है। अरे भैया उसने मुझे नीचे जहाँ तक हमारी रीढ़ की हड्डी का स्टॉप है वहाँ तक उसने मुँह किया, फिर वापस आई, फिर मेरी कमर उठी, फिर मेरा पूरी गर्दन तक उठती है। उसके ऐसी मोमेंट है जिसके मोहरों को दर्द हो, जिसके मोहरे आगे पीछे हो जाओ, जिसमें गैप हो, तो मैं कहती हूँ ऐसी थेरेपी है। और ऐसा वो आपका पेन ऐसे ढूंढती है जैसे वो ढूंढ ही रही होती है। और मेरा बाकायदा पेन जब होता ना तो मेरी टांग उठ जाए तकलीफ से कि मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन यकीन करें वो आखिर रिलैक्स करती है और बंदे को नींद आने लग जाती है, रिलैक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। कई लोग उस पर सो जाते हैं मशीन पे ना, पहले तो कहते हैं फिर उसके बाद सो जाते हैं उस पे मशीन पे। चले जी, ये डिश हो गई, ये डिश एक बार आ जाए नाहिद, आप लेकर आ जाओ यहाँ पर, शाबाश। और नाहिद ने जो है वो बना ली है और मेथी दाना की खिचड़ी, और ये बहुत फायदेमंद है नाज़रीन, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सब हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद चीज़ें डली हुई, यहाँ रख दीजिए। और ख़ास इसके साथ है समांजने की, हरा पुदीना, अनार दाना, उसकी जो है रायता भी है। बैठ जाइए। अच्छा जी, नाहिद ने आज जो है शेफ़ का किरदार निभाते हुए खिचड़ी भी बनाई। मेरा ख्याल नाहिद ये आपकी ज़िंदगी का पहला लाइव कुकिंग का प्रोग्राम है, पहला है और थैंक यू सो मच। हाँ, बड़ा कामयाब रहा, बड़ा माशाल्लाह, बहुत आपने इसमें नहीं कोई बात नहीं, एडजस्ट होते होते बंदा हो ही जाता। फर्स्ट टाइम कुकिंग तो वैसे मैं करती हूँ बहुत लाजवाब, लेकिन ये पहला शो था मेरा। हकीम साहब मोस्ट मतलब कहते हैं ना मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी है मेरी। मैं इनसे जब मिली तो मैंने इनसे यही कहा था, मैंने कहा कि नहीं आप तो वो शख्सियत है जिनसे इंसान बार बार, और बहुत कुछ ये पूरी एकेडमिक है समझ लें, बिल्कुल सही का मौका मेरा जब से मॉर्निंग शो शुरू हुआ है, जब से ये मेरे साथ ज्वाइन है, और लोगों की खास तौर पे इनसे बहुत इंस्पिरेशन है। जी नाज़रीन, हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। और अब जो
अगला शो नाज़रीन देखना ना भूलिएगा, क्योंकि शाही बता दूं, बताएं क्या है, बता दें, आप बताएं। मेरा खानदान शायद हम कहाँ कैप्चर करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं? अब नवाब साहब जूनागढ़, मैं उनका रॉयल फिजिशियन हूँ, जहांगीर खान जी का, और उनका वहाँ पर बाकायदा इंटरव्यू करने का एक प्रोग्राम है और वहाँ पर आप भरपूर तरीके से इंशाल्लाह। जी हकीम साहब बहुत शुक्रिया, नाइट बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अब तो हम जा ही रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कहीं नहीं जाने का मतलब है कि अभी अगर मुझसे दोबारा मुलाकात करनी है तो मैं जा रही हूँ एक्सपो सेंटर में, तो 3 बजे आपके साथ वहाँ मुलाकात होगी हेल्थ एंड ब्यूटी एग्जीबिशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।